अध्याय 31। क्या हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? अमीर रहे थे। वांग ये ने अपनी घड़ी को राक्षस स्तर के वृक्ष राक्षस पर निशाना बनाया और एक निशान लगाया। 20 मीटर ऊंची छाल लगभग बरकरार थी और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रक्षात्मक उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता था, जैसे कि खेती के कमरे, कार कवच और भारी लड़ाकू सूट। बेलन के सटीक क्षेत्रफल के अनुसार भुजा 2 पाई रथी। छाल लगभग 100 वर्ग मीटर थी। 3000 युआन प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर 50% लाभ 150,000 युआन होगा। जब उन्होंने कहा कि विकास प्रकार के पौधे खजाने से भरे हुए हैं तो वे मजाक नहीं कर रहे थे। उच्च स्तर के राक्षस को मारने पर मुझे 50% अतिरिक्त इनाम मिलेगा। इसलिए उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षस के लिए मानक संभावित अंक 4 अंक है। वांग ये ने अपने हाथ में लाल सूर्य कृपाण पर नजर डाली, जो पिछली बार हैकिंग के कारण कुंद हो गया था। नौसिखिए उपकरण की गुणवत्ता अभी भी पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा डार्क लाइट कॉम्बैट सूट एक उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के पेड़ राक्षस के हमले को भी रोक नहीं सका। 100,000 युआन का घटिया सामान, हथियार और उपकरण बहुत महत्वपूर्ण है। वांग यी को खुशी थी कि उनके पास अभी भी जीन पार्क की प्रयोगशाला से अनुकूलित उपकरणों का एक सेट था। जीन पार्क बेस शहर में स्थित था। वह कल अपना सूट ऑर्डर करने वाला था। इवॉल्वर का अपार्टमेंट। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। वांग ये ने कॉल समाप्त की। एक और भर्ती प्रस्ताव। शू मिंग ओ ने वांग यी के घाव का सरल उपचार किया। हाँ, बाहरी गश्ती विभाग से, वांग ये ने सोचा। क्या वे कल ही नहीं आए थे? शू मिंग ओ ने चिकित्सा उपकरण पैक कर लिए। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरी कोई इच्छा या विशेष जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे मुझे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना अच्छा, शू मिंग ओ ने हंसते हुए कहा, तो फिर आप कुछ सुंदर, गोरी चमड़ी वाली महिला सचिवों को क्यों नहीं चुनते? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? वांग ये ने गंभीरता से कहा। उसके पास पहले से ही एक था। ठीक है, चलो गंभीरता से बात करते हैं। क्या तुमने तय कर लिया है कि कहाँ जाना है? शू मिंगो ने प्रशंसा से वांग ये को देखा। चूंकि वह रूकी ट्रायल में प्रथम स्थान पर था, इसलिए शीर्ष 3 संगठन उसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उसका भविष्य उज्ज्वल था। या तो फ्यूचर सेंटर या बचाव दल। वांग ये ने इवॉल्वर फोरम की ओर देखा। यद्यपि फोरम में चीजें बिखरी हुई और अव्यवस्थित थीं, फिर भी यदि ध्यान से देखा जाए तो वहां अभी भी बहुत सारी जानकारी थी। ओह, शू मिंग ओ चौंक गया। मैंने सोचा था कि आप बेस डिफेंस डिवीजन में जाएंगे। बेस डिफेंस डिवीजन वास्तव में मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। वांग ये को हमेशा से इस बारे में पता था। स्नातक परीक्षा के परिणाम पहले ही जारी हो चुके थे। वह बेस डिफेंस डिवीजन में प्रवेश के लिए सबसे उपयुक्त था। उसके बाद इवोल्यूशन कैंप और जीन पार्क आखिरी था। तो फिर तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? शू मिंगो के बारे में अच्छी बात यह थी कि उसने कभी भी वांग यी को प्रभावित करने या बदलने की कोशिश नहीं की। यह एक लंबी कहानी है, वांग ये ने हंसते हुए कहा। बाहरी गश्ती विभाग की वजह से। शू मिंग ओ भी बहुत चतुर था। वांग ये ने सिर हिलाया। बाह्य गश्ती विभाग का अचानक हस्तक्षेप बहुत असामान्य था। डिंग, उसे उसके फोन पर एक संदेश मिला। यह हुआंग जिरुई का था। यही वह जानकारी है जो आप चाहते थे। धन्यवाद, आपका स्वागत है। ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको मदद की जरूरत है तो बस पूछिए। ठीक है, वांग ये ने और कुछ नहीं कहा। दूसरा पक्ष तो बस विनम्र व्यवहार कर रहा था। हुआंग जिरुई ने इतनी तत्परता से मदद की क्योंकि उसने यू शुइकिन को बचाया था। हुआंग जिरुई का उस पर एहसान था। वांग ये ने पासवर्ड फाइल खोली। इस पर पूर्वी बेस शहर में बेस रक्षा प्रभाग के मध्यवर्ती सदस्यों की सूची थी। वांग यी को जल्द ही 2 मध्यम श्रेणी के इवॉल्वर्स मिल गए जिनका उपनाम यू था। एक बेस रक्षा विभाग का निदेशक था और दूसरा बाहरी गश्ती विभाग का उपविभाग प्रमुख था। यू हंचाओ, पुरुष, 20 वर्ष, ने नॉर्थ कैंप के 78वें इवोल्यूशन कैंप से स्नातक किया है। ये वह था। यू हेताओ ने एक बार कक्षा में बताया था कि उसका एक इवॉल्वर भाई भी है। वह उपविभाग प्रमुख हैं, जबकि वह केवल एक उन्नत रैंक के गश्ती दल के सदस्य हैं। उनके तरीके सख्त होंगे। वांग ये ने पहेली सुलझा ली। यदि उसका अनुमान सही है, तो यू हानचाओ को संदेह होना चाहिए कि उसने यू हेताओ की हत्या की है। यद्यपि उसने ये काम बड़ी ही त्रुटिहीन ढंग से किया था और पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था, फिर भी दूसरे पक्ष को उसे पकड़ने के लिए केवल कक्षा 23 के प्रत्येक छात्र से सावधानीपूर्वक पूछताछ करनी पड़ी। बाहरी गश्ती दल में शामिल होना बाघ के मुंह में स्वयं प्रवेश करने के बराबर था। संरक्षक विभाग में शामिल होना भी उतना ही खतरनाक था क्योंकि यह भी आधार रक्षा प्रभाग के अंतर्गत था।
अगर मैं बेस डिफेंस डिवीजन में शामिल नहीं होता, जबकि उन्होंने मुझे इतनी बेहतरीन शर्तें दी हैं, तो इसका मतलब है कि मैं दोषी महसूस कर रहा हूं। वांग ये ने शू मिंगो को देखा, जो उसके कंधे पर झुकी हुई थी। वह सब जानती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खुले भूखंड को तोड़ना आसान था। उन्हें बस उनसे बचना था और गुप्त रूप से अपना विकास करना था। जब समय सही होगा और वह पर्याप्त रूप से मजबूत होगा, तो वह जवाबी हमला करेगा। सबसे पहले, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय छाता ढूंढना होगा। दूसरा पक्ष सिर्फ एक मध्यम श्रेणी का इवॉल्वर है। उस स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दुश्मन के सामने आने के बाद खतरे का स्तर बहुत कम हो गया था। दूसरा पक्ष सिर्फ एक मध्यम श्रेणी का इवॉल्वर था। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्या वह उसे हरा सकता था? फ्यूचर सेंटर मुफ्त खेती की ओर अधिक झुकाव रखता है, और यह बेस डिफेंस डिवीजन के समान बेस शहर में स्थित है। यह उनकी नाक के नीचे है, जिससे छिपना आसान नहीं है। वांग ये ने जल्दी से एक निर्णय लिया। वह बचाव दल में शामिल हो जाएगा। वहां उसके पास कप्तान के रूप में एक मध्यवर्ती श्रेणी का इवॉल्वर होगा, साथ ही मजबूत टीम के साथी भी होंगे। यहां तक कि अगर यू हानचाओ कोई कदम उठाना चाहता था, तो उसे 2 बार सोचना पड़ता था। हालांकि बचाव दल के पास मिशन थे, लेकिन वे हमेशा जंगल में ही रहते थे, इसलिए इससे उनकी साधना और संभावित अंक अर्जित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह एक आदर्श विकल्प था। वांग ये ने शू मिंगो को अपना निर्णय बताते हुए कहा, मैंने बचाव दल में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। शू मिंगो ने धीरे से उत्तर दिया। क्या आप जानना नहीं चाहते कि क्यों? वांग ये हंसा। आप शरणार्थियों को बचाना चाहते हैं, है ना? शू मिंग ओ ने अपनी बात खत्म करने के बाद हंसते हुए कहा। खुद उसे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अचानक वांग ये को धीरे से गले लगाया और बुदबुदाया, जब वह दिन आएगा जब तुम कहना चाहोगे, मैं सुनूंगी। उसने कोई जवाब नहीं सुना, लेकिन उसे अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस हुई। शू मिंग ओ की आंखें खुल गईं। अरे नहीं, आप घायल हो गए हैं। तारांकन, पूर्वी बेस सिटी, विला क्षेत्र। एट नोवेलबिन एट भूमिगत साधना कक्ष में एक जोड़ा वास्तविक युद्ध में भिड़ रहा था। चांदी का भाला चमक रहा था, लेकिन क्षमता ढाल की ठोस सुरक्षा को भेदना मुश्किल था। काफी देर बाद वे दोनों रुक गए। हुआंग जिरुई ने आश्चर्य से अपने फोन पर संदेश देखा। क्या हुआ? यू शुएकिन ने पानी पी लिया। उसकी कोमल त्वचा पसीने से भीगी हुई थी, जो एक अनोखी खूबसूरती दे रही थी। वांग ये बचाव दल में शामिल हो गया है। हुआंग जिरुई थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे वांग ये ने उसे बेस रक्षा प्रभाग में मध्यवर्ती कर्मियों की सूची की जांच करने में मदद करने के लिए कहा था, तो वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि क्या चल रहा था। ये सामान्य बात है। उसका चरित्र नेक और दिल दयालु है। बचाव दल में शामिल होकर ही वह अपनी महत्वाकांक्षा दिखा सकता है। यू शुएकिन ने पानी पीते हुए मीठी मुस्कान दी। महान चरित्र, दयालु, क्या वे एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे? हुआंग जिरुई अवाक रह गया। अगर जियोकिन को पता होता कि वांग ये ने उसे नग्न देखा है, भूल जाओ, वह इस पर विश्वास नहीं करेगी। अगर वह इसके बारे में जानती भी तो वह यही सोचती कि उसे बचाने के लिए वांग ये के पास कोई विकल्प नहीं था। इसके बजाय, यह आग में घी डालने का काम भी कर सकता है। पहला प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। भाई, मैंने फैसला कर लिया है, यू शुएकिन ने अचानक कहा। क्या? हुआंग जिरुई अभी भी सोच रहा था कि वांग ये के बारे में जियोकिन की धारणा को कैसे बदला जाए। मैं भी बचाव दल में शामिल होना चाहता हूँ। मैं वांग ये जैसा बनना चाहता हूँ, जो दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। मैं और अधिक शरणार्थियों को बचाना चाहता हूँ, जिनके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। यू शुएकिन की खूबसूरत आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह आधार रक्षा प्रभाग, बाह्य गश्ती प्रभाग। यू हानचाओ एक चमड़े की कुर्सी पर भावशून्य चेहरे के साथ बैठे थे। उनके फोन और कंप्यूटर की स्क्रीन जल रही थी। उसे अभी अभी खबर मिली थी। जैसा कि उम्मीद थी, ये काम तुमने ही किया है, यू हानचाओ ने खुद से कहा। उसकी उंगलियां मेज पर लयबद्ध तरीके से टैप कर रही थी, जिससे अंधेरी रात में आवाज आ रही थी। तो क्या तुम मुझसे डरते हो? यू हानचाओ की नजर कभी ठंडी तो कभी गर्म होती थी। उसके दिमाग में अपने छोटे भाई के साथ बिताए गए पलों के छोटे छोटे टुकड़े उभर आए। वे दोनों साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ सर्वनाश का सामना किया, साथ साथ सबसे बेहतरीन इवॉल्वर्स बनने का वादा किया, और अब तक कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया था। अब और नहीं। यू हानचाओ अचानक भड़क गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उन्हें मेज पर पटक दिया। एक धमाके के साथ शुद्ध लकड़ी से बनी मेज टुकड़े टुकड़े हो गई। उसकी आंखें रक्तपिपासा और हत्या की मंशा से भरी हुई थीं।
स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 10%। वांग यी हर दिन 4% की दर से बढ़ रहा था। पूर्णता स्तर की बेसिक रेट सन इवोल्यूशन तकनीक ने उन्हें शुरुआती स्तर के इवॉल्वर की सर्वोच्च साधना गति प्राप्त करने में सक्षम बनाया। 1 महीने के भीतर लेवल 3 तक आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल नहीं था। आज 3 प्रमुख संस्थानों के विभिन्न विभागों में आवेदन करने के लिए नौसिखियों के लिए अंतिम दिन था। यह उनके कॉलेज के आवेदन भरने के बराबर था। इसके बाद अनुमोदन, प्रवेश, तैनाती, अधिसूचना और तैयारियां हुई। पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 दिन लगेंगे। अन्य छात्र परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए बेचैन हो सकते हैं, लेकिन वांग यी, जो रूकी ट्रायल में प्रथम स्थान पर था, को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। इसके विपरीत, बचाव दल में वांग यी के प्रवेश की आधिकारिक घोषणा इवोल्यूशन कैंप के इंट्रानेट पर उसके आवेदन के 1 घंटे से भी कम समय बाद की गई। और आज एक और लाल बैनर लगाया गया। बचाव दल वेस्ट कैंप बैच 101 के छात्र यू श्वेकिन का स्वागत करता है। यद्यपि बैनर छोटा था, फिर भी वह काफी चौंकाने वाला था। तीनों विशेष विभागों में सबसे कमजोर उपस्थिति के कारण बचाव दल को तुरंत ही काफी ध्यान मिला। अतीत में, बचाव दल अक्सर रूकी ट्रायल में शीर्ष 3 में से किसी को भी पाने में असफल रहा था। हुआंग जिरुई सही कह रही है। वह वास्तव में दयालु है। वांग यी के दृष्टिकोण से, यू श्वेकिन के सामाजिक भय और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसकी विशिष्टता ने फ्यूचर सेंटर में शामिल होना उसके लिए सर्वोत्तम विकल्प बना दिया। फिर भी, उसने बचाव दल में शामिल होने का फैसला किया। उसके आदर्शों और विश्वासों के अलावा, इसके लिए कोई और कारण नहीं था। यह उसके लिए तो नहीं हो सकता, है ना? शिविर वाहन शिविर संख्या 3 पर रुका। वांग ये ने उत्तरी क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले कुछ पानी और भोजन लिया। आज, वह इसे स्थिर रखने जा रहा था। नानहु पाक अभी भी खतरनाक था। यद्यपि वह कल बहुत सावधान था, फिर भी अंत में वह एक उच्च श्रेणी के राक्षस से टकरा गया और थोड़ा घायल हो गया। परिणामस्वरूप, डॉक्टर शू ने उसे रात में जोरदार व्यायाम करने से मना कर दिया, और वह स्वयं चलने लगी। आज मैं सुरक्षित और शांतिपूर्वक घर जाऊंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वांग यी को एक अशुभ अनुभूति हुई। हर बार जब वह कोई वादा करता तो उसे थप्पड़ मारा जाता। नानहु पाक की तुलना में, जो कि खतरों से भरा हुआ था, उत्तरी भाग में आबादी कम थी। अतीत में, यह एक उपनगर था। क्योंकि वहां कोई नदियां या झीलें नहीं थीं, इसलिए यह बहुत अधिक राक्षस स्तर के राक्षसों को आकर्षित नहीं करता था। ये स्थान पूर्व आनुवंशिक योद्धाओं और स्तर 1 आनुवंशिक योद्धाओं के लिए स्वयं को संयमित करने हेतु अधिक उपयुक्त था। वर्तमान वांग यी के लिए यह बहुत सुरक्षित था। कल बचाव दल के लिए आवेदन करने के बाद, उन्होंने अपने परिवार को वीडियो कॉल किया और पुष्टि की कि वह रात को घर जाएंगे। जब वह वहां थे, तो उन्होंने जीन पार्क में जाकर विशेष उपकरण प्राप्त किए, जो उन्हें रूकी ट्रायल के दौरान पुरस्कार के रूप में मिले थे। आखिरकार, उसके पास आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। बचाव दल के इकट्ठा होने के बाद, उसे पूर्वी बेस शहर से निकलकर मिशन पर जाना था। डिंग। फोन पर वांग यी की पसंदीदा आवाज सुनाई दी। एट नोवलबन एट। आपके डिजिटल मुद्रा खाते को 1,81,180 युआन प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ था। कल उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के पेड़ राक्षस से आए। यह उनके अनुमान के बराबर ही था, लगभग 150,000 युआन। अन्य राक्षस स्तर के राक्षसों को मारने से प्राप्त आय को जोड़कर कुल राशि काफी अधिक थी, 3,87,800। वांग ये ने अपना डिजिटल मुद्रा खाता खोला और चेक किया। ये लगभग 400,000 युआन था। इस शरीर के मूल मालिक ने उसके लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा था, जिसके कारण उसके पास उस समय खाने और सोने के लिए डॉक्टर शू के घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दिसंबर और जनवरी में उनकी मां चेन टिंग्यू ने उन्हें जीवन यापन के खर्च के लिए 1,000 युआन हस्तांतरित किए। उसने पैसे लौटा दिए थे। ऐसा नहीं था कि वह शर्मिंदा था, लेकिन वह अपने परिवार की स्थिति के बारे में अच्छी तरह जानता था। यह पैसा ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह ले सकता था। अगर मैं और मेहनत करूं तो पूर्वी बेस सिटी में एक शौचालय खरीद सकता हूं। वांग यी को अपने पिछले जन्म में कमाए गए सोने के पहले बर्तन की याद आई। उसने इसका इस्तेमाल एक पुराना घर खरीदने में किया था। यह बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन कम से कम उसके पास एक घर तो था। इससे होटल पर होने वाले बहुत से अनावश्यक खर्चों से बचाव हो गया। वर्तमान आवास की कीमतें उनकी पिछली जिंदगी की कीमतों से भी अधिक हास्यास्पद हैं। पूर्वी बेस सिटी में आवास की औसत कीमत 100,000 से शुरू होती थी, और ये दूरदराज के क्षेत्रों में थी। शहर के केंद्र में घरों की कीमतें 200,000 से 300,000 युआन तक थी, और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। चूंकि आवास एक बुनियादी आवश्यकता थी, इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वर्तमान में हुआक्सिया में कुल 10 आधार शहर हैं, लेकिन कुल जनसंख्या 500 मिलियन है।
जैसे जैसे बचाव दल आगे बढ़ता गया, अधिक शरणार्थियों को बचाया गया तथा जनसंख्या में वृद्धि होती गई। वांग यी ने दूर से एक सेलिब्रिटी वैन को पंचर टायर के साथ देखा। यह कोई परित्यक्त कार नहीं थी जो जंगल में लाल बारिश से जंग खा गई थी, बल्कि एक नई कार थी जो थर्मल हथियारों से लैस थी। ये बेस शहर से आई थी। कल उन्होंने इसे शिविर संख्या 3 के पास देखा था और आज यह मर चुका था। यद्यपि देश ने बार बार जंगली जानवरों के खतरों पर जोर दिया, फिर भी हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो केवल पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाते रहे हैं। लोकप्रियता के लिए वे बस अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वांग ये ने आह भरी। वह तेजी से सेलिब्रिटी वैन के पास से गुजरा और अचानक रुक गया। कुछ गड़बड़ थी। वह तुरंत पीछे मुड़ा। वाहन के अंदर देखते ही वांग ये की निगाहें ठंडी हो गईं। कार की खिड़की टूटी हुई थी और पुरुष चालक की गर्दन बुरी तरह से क्षत विक्षत थी। ऐसा लग रहा था कि किसी राक्षस ने उसकी रक्तवाहिकाओं को काटकर उसे मार डाला हो। यात्री सीट पर एक सिरविहीन लाश बैठी थी, जो और भी दयनीय लग रही थी। कार में बहुत सारे फिल्मांकन उपकरण थे और ऐसा लग रहा था कि वे सीधा प्रसारण कर रहे थे। हालांकि पिछली पंक्ति में केवल 2 मृत कर्मचारी थे। स्पष्ट रूप से कोई लापता था। क्या उसे भोजन के लिए घसीटा गया था? वांग ये ने कार के चारों ओर देखा। कुछ खून के धब्बे थे, लेकिन कुछ खास नहीं। क्या ये पूर्वनियोजित हत्या थी? वांग ये ने कार में पड़ी 4 लाशों को ध्यान से देखा। यदि ये किसी राक्षस स्तर के राक्षस द्वारा किया गया होता, तो भले ही वह उन सभी को न खाता, फिर भी उनकी लाशों को बरकरार नहीं छोड़ता। लेकिन यदि ये किसी मानव द्वारा किया गया हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गर्दनों पर दांतों के निशान हैं और हर जगह खून के धब्बे हैं। अपराधी ने उनका मांस खाया होगा और उनका खून पिया होगा। घातक हमला, घाव और क्रूरता की हद, ये सब ऐसी चीजें हैं जो केवल राक्षस स्तर के राक्षस ही कर सकते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वे बदकिस्मत हैं। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। जंगल में प्रतिदिन कई इवॉल्वर्स मरते थे, साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा वे ये सब अपने ऊपर ला रहे थे। 5 मिनट बाद में वांग ये ने एक सुनसान सड़क के किनारे एक छात्र की लाश देखी। सटीक रूप से कहें तो दूसरी पार्टी एक इवॉल्वर थी। उन्होंने एक साथ रूकी ट्रायल में भाग लिया था, इसलिए उन्हें दूसरे पक्ष के बारे में एक धारणा थी। उसे अपना नाम तो याद नहीं है, लेकिन वह शीर्ष 100 में से एक होना चाहिए, अर्थात उच्च वर्ग का छात्र। दूसरे पक्ष की लाश बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस ड्राइवर की थी जिसे उसने अभी देखा था। उसकी गर्दन बुरी तरह से क्षत विक्षत थी, मानो किसी राक्षस ने उसका खून पी लिया हो। वह खून से लथपथ पड़ा था और कुछ ही देर पहले उसकी मौत हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके शरीर पर कई घाव थे। ये स्पष्ट था कि मरने से पहले उन्होंने एक गहन युद्ध का अनुभव किया था। गर्दन पर भी काटने का निशान है। बहुत सारा खून बह गया है, लेकिन लाश को काटा नहीं गया है। वांग ये का शरीर कांप उठा। ये हो सकता है। उसने एक संभावना के बारे में सोचा। अपराधी कोई राक्षस नहीं था। उसकी नाक की नोक हिल गई। हवा में अभी भी खून था। वांग ये एक पल के लिए झिझका। उसने उस छात्र को देखा जो दुखद रूप से मर गया था और भौहें सिकोड़ ली। फिर उसने ध्यान से खून की गंध का पीछा किया। वह कोई काम में दखल देने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन अपने सहपाठी की निर्मम हत्या देखने के बाद वह वहां खड़े होकर यह दिखावा नहीं कर सकता था कि कुछ हुआ ही नहीं। यदि ऐसा होता तो वह अपने आप को नीचा समझता। मैं करीब पहुंच रहा हूं। वांग यी सड़क के किनारे चल रहा था और उसने देखा कि खून की गंध और भी तेज होती जा रही थी। उसके आसपास इमारतें ढह गई थीं और कारें कबाड़ में तब्दील हो गई थीं। सभी ने आपदा की दुखद प्रकृति के बारे में बताया। वांग ये धीरे धीरे सड़क के कोने पर चला गया। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। तलवार की मूठ पर दायां हाथ रखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। वह बहुत करीब था। उनकी छठी इंद्री इतनी स्पष्ट थी कि वे 100 मीटर दूर के खतरे को भी भांप लेते थे। वांग ये दीवार से सटकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे अपना सिर एक तरफ घुमाने लगा। उसकी नजर दूर के खंडहरों पर पड़ी। दृश्य अचानक साफ हो गया और उसकी पुतलियां तुरंत बड़ी हो गईं। जैसी कि उम्मीद थी, ये वही थे। राक्षस मानव। यह एक ऐसा नाम था जिसका उल्लेख इवॉल्वर फोरम पर अनगिनत बार किया गया था। राक्षसी मानव किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं, बल्कि लोगों के एक समूह को संदर्भित करते थे। पूरी दुनिया में असंख्य राक्षसी मानव थे और उन्होंने असंख्य राक्षसी मानव संगठन स्थापित कर रखे थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली डेमोनिक अवेकनिंग था। इसके नाम का उल्लेख मात्र से ही अनगिनत इवॉल्वर्स डर जाते थे। यहां तक कि ब्लू प्लेनेट एलायंस भी उनके सामने असहाय था। अब तक मरने वाले 4 पूर्णतावादी इवॉल्वर्स में से एक की मृत्यु राक्षसी जागृति के कारण हुई थी। राक्षसी मानव मानव तो थे, लेकिन मानव नहीं थे।
वे उत्परिवर्तित मानव थे जो विकसित हो चुके थे। 2045 में आई तबाही के बाद कई मनुष्य इतने भाग्यशाली रहे कि वे इवॉल्वर्स बन गए, लेकिन उनमें से कई राक्षस बन गए। उनके शरीर राक्षसों की तरह मजबूत थे। विकसित होने के बाद उन्होंने अपनी मानवीय बुद्धि वापस पा ली और राक्षसों से भी अधिक भयानक हो गए। वे स्वयं को राक्षस मानव कहते थे। वहां रक्त राक्षस थे, साथ ही दुष्ट राक्षस भी थे जो मानव क्षमता उपयोगकर्ताओं के बराबर थे। राक्षसी मानव, जिनके स्वभाव में भारी परिवर्तन हुए और जो रक्तपिपासु तथा हत्यारे थे, विकास के दूसरे मार्ग पर चले गए। वे इवॉल्वर्स के प्राणघातक शत्रु थे। तारांकन। दिखाई देने वाले राक्षसी मनुष्यों की त्वचा रक्त लाल थी, साथ ही उनके लंबे और मांसल शरीर सींगदार शल्कों से ढके हुए थे। उनके चेहरे क्रूर थे, वे बदसूरत दिखते थे और उनके सिर पर सींग भी थे। राक्षसी मानव की उपस्थिति ने वांग यी को तुरंत रक्त लाल त्वचा वाले सर्पिल सींग वाले महान शैतान की याद दिला दी, जो शीर्ष 10 ब्रह्मांडीय राक्षसों में से एक था। प्रत्येक राक्षसी मानव अलग अलग दिखता था, लेकिन उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं थीं। उनकी त्वचा और आंखें रक्त लाल थीं, और वे सभी रक्तपिपासु थे। ये सेलिब्रिटी वास्तव में बहुत सुंदर है, एक लंबा और मजबूत राक्षसी मानव हंसते हुए बोला और अपने सांप जैसी जीभ से उसके मुंह के कोने को चाटने लगा। इतनी जल्दी क्या है? चलो मुख्य लक्ष्य के आने का इंतजार करते हैं। एक घुमावदार सींग वाला राक्षस मानव उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। किसी भी तरह हम लक्ष्य को मार देंगे जब वह आएगा। चलो पहले उसके साथ मजा करते हैं। लंबे और मजबूत राक्षसी मानव की आंखें इच्छा से भरी हुई थीं। मैं उसे हर दिन इंटरनेट पर देखता हूँ। अनाबेला, धिक्कार है। मैं लंबे समय से उसके साथ सेक्स करना चाहता था। मैंने अभी तक किसी सेलिब्रिटी का स्वाद नहीं चखा है। चले जाओ। अगर हम उसके साथ खेलें भी, तो भी मुझे पहले आना चाहिए। टेढ़े सींग वाले राक्षसी मानव ने गुस्से से जमीन पर पड़ी फटे कपड़ों वाली एक और महिला की लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे साथ खेलने के बाद लड़कियां जिंदा भी नहीं बच सकती। अनाबेला, जो बंधी हुई थी और बेहोश होने का नाटक कर रही थी, डर से कांपने लगी। जब महिला सहायक के साथ राक्षस मानव ने बलात्कार किया था, तो उसने देखा था कि वास्तव में दुखी होने का क्या मतलब होता है और वह चाहती थी कि वह मर जाए। मदद करो, अनाबेला पूरी ताकत से चिल्लाई। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर वह फिर से बेहोश भी हो गई तो भी कम से कम वह इतनी दर्दनाक तरीके से तो नहीं मरेगी। चिंता मत करो, तुम्हारे पास बाद में चीखने के लिए बहुत समय होगा। लंबा और मजबूत राक्षस हंसा और अनाबेला के बाल खींचे। उसकी आंखें मोह से भर गईं। तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। बकवास, इत्र की महक अच्छी कैसे नहीं हो सकती? टेढ़े सींग वाले राक्षस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, लक्ष्य को बुलाओ। वह कहाँ है? अनाबेला की सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे उसके बाल टूटने वाले हैं। अचानक उसने देखा कि दीवार के कोने से एक सिर बाहर निकल रहा है। डूबते हुए व्यक्ति की तरह, जो बहते हुए लकड़ी को देख लेता है, उसने जोर से पलकें झपकाईं। वूश! टेढ़े सींग वाला राक्षसी मानव अचानक घूम गया। उसकी निगाह सड़क और आसपास के खंडहरों पर घूमी और एक सतर्क भाव प्रकट हुआ, वहां जाकर देखो कि कोई है या नहीं। ठीक है। लंबा और मजबूत दानव स्पष्ट रूप से घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव से थोड़ा डर गया था। उसने एनाबेला पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और आगे बढ़ गया। उसने उदासीन भाव से चारों ओर देखा। जब वह सड़क के कोने पर एक अंधे स्थान पर पहुंचा, तभी वह धीरे धीरे रुका। फिर लंबे राक्षसी इंसान की आंखों में क्रूरता की चमक दिखाई दी और वह अचानक बाहर निकल आया। उसकी दाहिनी मुट्ठी तोप के गोले की तरह फट गई। वह एक पल के लिए रुका। सड़क का कोना खाली था। वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। लंबे और मजबूत राक्षसी मानव की भयंकर आभा गायब हो गई। उसने अपनी मुट्ठी नीचे कर ली और नाराजगी में अपनी लंबी जीभ से अपने मुंह के कोने को चाटा। वह मुड़ा और घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव से कहा, कोई नहीं है। मूर्ख! टेढ़े सींग वाले राक्षसी मानव ने शाप दिया। वूश! इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वांग ये अचानक सुविधा स्टोर के दरवाजे के पीछे से बाहर निकल आया। उनके हाथ में लाल सूर्य कृपाण बिजली की तरह तेज था। उगते सूरज का इस्तेमाल प्रकाश की गति से किया गया था। घात लगाए बैठा लंबा राक्षसी मानव दर्द से चीख उठा। यद्यपि उसकी शारीरिक सुरक्षा बहुत मजबूत थी, फिर भी तलवार ने उसकी पीठ की त्वचा को काट दिया और काला लाल खून हर जगह फैल गया। दूसरे पक्ष को अपना संतुलन खोते देख, वांग ये ने तुरंत एक शक्तिशाली वार किया और लंबे राक्षसी मानव को जमीन पर गिरा दिया। डॉन ब्लेड! कृपाण ऊर्जा आग और बिजली की तरह थी। लंबे राक्षसी इंसान को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। उसका सिर एक कटी हुई तलवार से काट दिया गया, जबकि उसकी आंखें खुली रह गईं। वह मर चुका था। राक्षसी मनुष्यों में भी मनुष्यों जैसी ही कमजोरियां थीं। स्तर 2 रक्त दानव। वांग ये बहुत शांत था।
अभी अभी के 3 वारों से उसने मूलतः 2 राक्षसी मनुष्यों की शक्ति का निर्धारण कर लिया था। उनकी शारीरिक मजबूती लगभग मध्यम श्रेणी के राक्षस स्तर के बराबर थी। यह उनके आकलन से बहुत दूर नहीं था। जो छात्र मर गया था वह संभवतः लेवल 1 का आनुवंशिक योद्धा था। अगर दुश्मन लेवल 3 का रक्त दानव या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता, तो वह छात्र के शरीर पर इतने निशान नहीं छोड़ता। छात्र तुरंत ही मारा जाता। वांग ये ने दूर से अनाबेल्ला को देखा। वह 5 साल पहले एक लोकप्रिय महिला स्टार थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में शुरुआत की और अनगिनत विज्ञापनों और विभिन्न शो में अभिनय किया। वह ओटाकस की पूर्व देवी थी। इस निकाय का मूल मालिक उनके रूप का प्रशंसक था। क्या तुम उसे बचाने के लिए यहाँ आए हो? घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव ने अपने साथी की मृत्यु देखी, लेकिन उसे कोई दुख नहीं हुआ। मैं तो बस गुजर रहा हूँ। वांग ये ने लंबे राक्षसी मानव के सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे उसका मस्तिष्क फट गया। मैल, चलो अपना काम करते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि हम कभी मिले ही नहीं। कैसा रहेगा? टेढ़े सींग वाले राक्षसी इंसान की आवाज ठंडी थी। वांग ये ने अनाबेल्ला से थोड़ी दूरी पर खड़ी महिला की लाश को देखा। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी फटी हुई पोशाक खून से लथपथ थी। उसके कपड़े उसके शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं थे और यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। राक्षसी मनुष्य तो राक्षसों से भी अधिक क्रूर थे। वांग ये ने अपनी नजरें घुमाकर अनाबेल्ला की ओर देखा, जिसका चेहरा उम्मीद से भरा था और आंखें चमक रही थी। उसने 2 उंगलियां आगे बढ़ा दी। वह समझ गया और उसने जोर से सिर हिलाया। मैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव ने वांग यी को ठंडे अंदाज में देखा। एट नोबल बन एट। क्या संयोग है। मैं भी। वांग यी की मुस्कान बहुत उज्जवल थी, लेकिन बहुत ठंडी भी थी। झनकार। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव ने अपनी तलवार निकाली और उसे अनाबेल्ला की बर्फ सी सफेद हंस गर्दन पर रख दिया। तेज धार वाले ब्लेड से घाव हो गया और ब्लेड से खून बहने लगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं उसे मार डालूंगा? करो, वैसे भी मैं उससे परिचित नहीं हूं, वांग ये ने उदासीन भाव से कहा। नहीं। अनाबेल्ला ने घबराहट का भाव प्रकट किया और उसके आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे। मुझे बचाओ। ची। वक्र सींग वाले राक्षस मानव की तलवार और भी गहराई तक चली गई। इस समय अनाबेला का बर्फ जैसा सफेद स्वेटर खून से लथपथ था। उसने विनती भरी नजरों से वांग यी की ओर देखा और चिल्लाए, मुझे बचा लो। प्लीज, मैं तुम्हें जो भी चाहिए वो दूंगी। हे। वांग यी की आवाज अनाबेल्ला के कानों में सबसे अच्छे संगीत की तरह लग रही थी। वह आगे की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा और उसके हाथ में लाल सूर्य कृपाण पूरी मर्दानगी से भरा हुआ था, क्योंकि वह सीधे घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव की ओर बढ़ा। झनकार। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव ने उसे रोकने के लिए अपनी तलवार खींच ली। उसकी रक्त लाल आंखें क्रूर हत्या की मंशा प्रकट कर रही थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। कृपाण और तलवार टकरा गए। वांग ये ने एक जबरदस्त शक्ति महसूस की जो उसी स्तर के बाइसन राक्षस से कमजोर नहीं थी। वह ब्लेड से बचने के लिए पीछे हट गया और सहजता से सीमा तोड़ने के कौशल व्यापक कृपाण तकनीक का उपयोग करने लगा तथा त्रुटिहीन तरीके से अपना बचाव किया। चाहे वक्र सींग वाले राक्षसी मानव ने कैसे भी हमला किया हो, वह वांग ये की सुरक्षा को भेद नहीं सका। राक्षसी मनुष्य तलवार चलाना जानते थे। वांग ये ने इवॉल्वर फोरम पर एक टिप भी देखी, राक्षसी मनुष्य भी मून वेब से जुड़ सकते हैं। उनके पास केवल उपयुक्त उपकरण और हथियारों की कमी थी। इसके अलावा वे बहुत बदसूरत थे। हालांकि उनके शरीर राक्षसों की तरह मजबूत थे, जो पहले से ही सबसे अच्छा उपकरण था। फिर भी इससे खून बहेगा। वांग यी ने बचाव से आक्रमण की ओर रुख किया। वक्र सींग वाले राक्षसी मानव की कमजोरी को पकड़ते हुए लाल सूर्य कृपाण ने उसकी त्वचा को चीर दिया। काला लाल खून रिसने लगा, लेकिन इससे घुमावदार सींग वाले राक्षसी इंसान की क्रूरता और बढ़ गई। दहाड़ते हुए उसकी तलवार चलाने की गति अचानक बढ़ गई। तलवार वांग यी के डार्क लाइट कॉम्बैट सूट पर गिरी, लेकिन उसकी बाह पर वार होने वाला था। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज। घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाई। पीछे हटते समय उसका बायां हाथ उसके दाहिने हाथ को पकड़े हुए था। वांग ये ने तेज रफ्तार से उसका पीछा किया। उगते सूरज के पीछे असंख्य प्रकाश था। कृपाण की रोशनी आसमान में नाचते इंद्रधनुष की तरह थी। ची ची ची। टेढ़े सींग वाले राक्षसी इंसान का खून हर जगह फैल गया। उसे अब अपने टूटे हुए दाहिने हाथ की परवाह नहीं थी। उसके स्टील जैसे बाएं हाथ ने मुट्ठी बना ली और लाल सूर्य कृपाण से टकरा गया। वह इसे रोक नहीं सका। कृपाण तकनीक के स्तर ने उसे दबा दिया। भले ही वे एक ही स्तर पर थे और घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव का शरीर वांग ये से अधिक मजबूत था, फिर भी युद्ध तकनीक और कौशल में अंतर बहुत अधिक था।
राक्षस मानव कदम दर कदम पराजित हो रहा था। धमाका। वांग ये की कृपाण घुमावदार सींग वाले राक्षसी मानव के बाएं कंधे पर लगी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अगले ही क्षण ब्लेड की रोशनी जमीन पर उतरी। अब और प्रतिरोध करने में असमर्थ, थका हुआ टेढ़े सींग वाला राक्षसी मानव आक्रोश से दहाड़ने लगा। ची! उसका सिर जमीन पर गिर गया और उसका मजबूत शरीर ढह गया। अनाबेला की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने वांग यी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 राक्षसी मनुष्यों को मारते देखा। वह जीत गया था। वह बच गई थी। किसी आपदा से बच निकलने की खुशी ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया और उसके पैर कमजोर हो गए। उसने लगभग सोचा कि उसका काम खत्म हो गया है। उस कांटेदार के बारे में सोच। ये बहुत भयानक था। तुम बहुत शानदार हो। अनाबेला ने अपनी तेजी से उभरी हुई छाती को दबाया और प्रशंसा भरी नजरों से वांग यी को देखा। उसने एक आकर्षक और मधुर मुस्कान बिखेरी। धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं। वांग ये ने उसकी ओर देखा। उसने चारों ओर देखा और आगे की ओर इशारा किया। चल दर। एनाबेला का नाजुक शरीर कांप उठा जब वह वांग यी की उंगली का पीछा कर रही थी। उसने कुछ ही दूरी पर एक सुनसान इमारत देखी और वह उस पर लिखे शब्दों को स्पष्ट रूप से पहचान सकी। अध्याय 34। मेरा नाम ली फेंगनियान है। हंटिंग होटल, कमरा 307। एनाबेला, जो सफेद स्ट्रैपलेस ट्यूब टॉप पहने हुए थी, बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर शर्म और उलझन थी और उसके कंधे कांप रहे थे। खिड़की के सामने खड़े उस सुंदर युवक को देखकर, जिसने लगातार 2 राक्षस मनुष्यों को मार डाला था, वह घबराए और भयभीत दोनों थी। क्या वह विरोध करने का साहस करेगी? दूसरा पक्ष उसे चींटी की तरह कुचल सकता है। भूल जाओ, कम से कम वह बहुत सुंदर था। उसे पहले जीवित रहना था। खटखट। अनाबेला का नाजुक शरीर कांप उठा और उसने धीरे से कहा, मैं कर चुकी हूं। तुम क्या कर रहे हो? वांग ये ने पलटकर बिस्तर पर पड़ी अनाबेला को स्कैन की तरह देखा। वह बहुत गोरी और पतली थी। उसकी टांगें पतली और लंबी थीं, और उसके स्तन लगभग नगण्य थे, भले ही वह उन्हें दबाने की कोशिश करती। यू शुई किन जीते। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? अनाबेला थोड़ा उलझन में थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। वांग ये ने सख्ती से मना कर दिया और पतली टांगों पर कुछ और नजर डाली। हालांकि वह अच्छा व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसने किसी पर दबाव नहीं डाला। वहां बहुत सी सुंदर लड़कियां थीं। इस तरह की चीजें कम से कम सहमति से होनी चाहिए, तभी इसमें मजा आएगा। खैर, अनाबेला की पहचान खास थी। अगर उसने वाकई उसके साथ ऐसा किया होता तो भविष्य में बहुत परेशानी हो सकती थी। ये पूरी तरह से अनावश्यक था। क्या? अनाबेला को अंततः समझ आ गया। क्या उसने गलतफहमी जताई? उसके जैसा एक धर्मनिष्ठ रिवॉल्वर एक व्यभिचारी कैसे हो सकता है? धन्यवाद, धन्यवाद। अनाबेला को अपने गंदे विचारों पर शर्म महसूस हुई। वह अपने उद्धारकर्ता के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या तुम बात करने से पहले अपने कपड़े पहन सकती हो? वांग ये ने अनाबेला की ओर देखा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं, लेकिन वह ये जानने को उत्सुक था कि वह विभिन्न कार्यक्रमों और विज्ञापनों में आमतौर पर अपनी क्लीवेज कैसे दिखाती है। इसलिए उसने चेस्ट पैड का इस्तेमाल किया। वांग ये ने उस पर नजर डाली। अनाबेला, जो एक सफेद स्वेटर और एक फैशनेबल सूट पहने हुए थी, ने जल्दी से अपनी महिला सेलिब्रिटी की छवि वापस पा ली, जिससे वांगी का दिल धड़क उठा। हालांकि जब उसने अभी उसकी सपाट छाती के बारे में सोचा तो ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। सामान्य सुंदर लड़कियों की तुलना में महिला सेलिब्रिटीज अपनी खूबियों और स्त्रीत्व को उजागर करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे पुरुषों को बेहतर समझती थीं। क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? वांग ये ने 2 राक्षसी मनुष्यों के बीच बातचीत सुनी थी। उन्होंने लक्ष्य शब्द का उल्लेख ऐसे किया था जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों। मुझे नहीं मालूम। अनाबेला की आवाज में आत्मविश्वास नहीं था और उसकी नजरें बदल गईं। इसका मतलब था कि उसने बहुत से लोगों को नाराज कर दिया था। वांग ये ने तुरंत उसकी असलियत समझ ली। अन्य महिला हस्तियों के संसाधनों को चुराना, ऐसी फिल्म बनाना जिससे पैसा डूब जाए, प्रेमी होना। क्या राक्षसी मनुष्यों ने कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बताई? वांग ये ने फिर पूछा। मैं उस समय बहुत डर गई थी, इसलिए मुझे याद नहीं है। महिला सहायक की पीड़ा और मदद के लिए रोने की छवि अनाबेला के दिमाग में घूमती रही, जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ड्रैगन किंग का कई बार उल्लेख किया है। अनाबेला को अचानक याद आया। और लक्ष्य, हाँ, उन्होंने एक लक्ष्य का उल्लेख किया था। अनाबेला ने चौंक कर खिड़की के सामने खड़े सुंदर युवक को देखा और तुरंत समझ गई कि वह उसे यहाँ क्यों लाया है। वह उसे उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था जो आगे हो सकता था।
ड्रैगन राजा। जब उसने ये शब्द सुना तो उसके मन में 3 साल बाद लौटने वाले ड्रैगन राजा की छवि उभरी। लक्ष्य ड्रैगन राजा था। यह इतनी मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती, है ना? या फिर उनके संगठन का नाम ड्रैगन किंग था, या फिर राक्षसी मनुष्यों के नेता को ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता था। अचानक दूर से एक ऑफ रोड वाहन के इंजन की आवाज आई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये ने अनाबेल्ला को अपने पास आने का इशारा किया। वह चुपचाप वांग यी के पास गया और बिल्ली के बच्चे की तरह उसके ऊपर चढ़ गया। कितना सुगंधित! राक्षस मानव झूठ नहीं बोल रहे थे। वांग ये ने धूल भरी खिड़की से नीचे देखा। यह एक संशोधित ऑफ रोड वाहन था जो कवच और आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित था। कार के रुकते ही काले कपड़े, धूप का चश्मा और बंदूक लिए कुछ अंगरक्षक बाहर निकले और चारों ओर देखने लगे। कार में बैठा व्यक्ति लक्ष्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसका रूप या आकार नहीं देखा जा सका। कोई हलचल नहीं हुई। उसे फोन पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन लक्ष्य राक्षसी मनुष्यों से संपर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि राक्षसी मनुष्यों के पास जो फोन था वह बज नहीं रहा था। क्या तुम उसे पहचानती हो? वांग ये ने अनाबेल्ला के कान में फुसफुसाया। अनाबेल्ला के गाल हल्के लाल हो गए थे, लेकिन उसने वांग यी की बाहों को नहीं छोड़ा क्योंकि इससे उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। अनाबेल्ला ने बिल्ली के बच्चे की तरह खिड़की से बाहर झांका और धीरे से अपना सिर हिलाया। जल्द ही काले कपड़े पहने अंगरक्षक कार में वापस आ गए। संशोधित ऑफ रोड वाहन का इंजन गर्जना करता हुआ निकल रहा था, तथा धूल का एक बादल उड़ा रहा था। वांग यी की आंखें मशालों की तरह जल रही थीं और वह जीप को अपनी आंखों से ओझल होते देख रहा था। मुझे अपना फोन दो, वांग ये ने अनाबेल्ला से कहा, जिसने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे अनलॉक किया। वांग ये ने अपना नोटपैड खोला और संख्याओं की एक श्रृंखला लिखी। ये लाइसेंस प्लेट नंबर है। जाकर खुद ही इसकी जांच कर लो। मैंने तुम्हारे लिए बेस डिफेंस डिवीजन से संपर्क किया है। वे जल्द ही यहां आ जाएंगे। यहीं रहो और कहीं मत जाओ। राक्षसी इंसान का फोन बचाव कर्मियों को दे दो। जहां तक तुम्हारा मामला है, तुम बाद में तय कर सकते हो कि इससे कैसे निपटना है। अनाबेल्ला का सुंदर चेहरा बदल गया और वह दयनीय स्वर में बोली, क्या तुम मुझे यहीं छोड़कर जाओगे? तुम मुझसे किसी भी तरह से संबंधित नहीं हो, तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वांग ये ने उसकी दयनीय हरकत को अनदेखा किया और उसे फोन लौटा दिया। इवॉल्वर्स और राक्षसी मनुष्य प्राणघातक दुश्मन है। मैंने केवल राक्षसी मनुष्यों को मारा और तुम्हें बचाया। लेकिन मैं, अनाबेल्ला, जो दुनिया के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि वांग ये बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़कर चला गया, तो उसने तुरंत कहा, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? मैं बेस शहर वापस आने पर तुम्हें पैसे चुका दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। वांग ये ने दरवाजा खोला और अचानक रुककर कहा, मेरा नाम है ली फेंग नियान। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने दरवाजा बंद किया और चला गया। वांग यी ने जब बेस डिफेंस डिवीजन के लोगों को आते देखा तो वह वहां से चला गया। अंततः उसे उस छात्र का नाम याद आ गया जिसे राक्षस मनुष्यों ने मार डाला था। रूकी ट्रायल में 10वां स्थान, ली फेंग नियान। एट नोबल एट। उसकी इच्छा बचाव दल में शामिल होने की थी। उसका भविष्य उज्ज्वल था। ली फेंगनियान की हरकतों को देखते हुए उन्हें पता चल गया होगा कि सेलिब्रिटी वैन में कोई गायब है। वह बंधकों को बचाना चाहता था, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण अंततः राक्षसी मनुष्यों के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। शांति से आराम करो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। वांग ये की अभिव्यक्ति शांत थी। उसने केवल वही किया जो उसे करना चाहिए था। जहां तक अनाबेल्ला की बात है, संभवतः भविष्य में वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। बस अब से जब भी वह उसे विभिन्न शो और विज्ञापनों में देखेगा, तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वह कोई दूर की चीज है। वह तो बस ऐसी ही थी, एक चपटी छाती वाली लड़की। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सफेद, पतली और लंबी टांगें असली थी। इन दो टांगों के बीच में बैठना बहुत आरामदायक होना चाहिए। वह क्या सोच रहा था? वांग ये ने अपना सिर हिलाया। ये सब रेड सन इवोल्यूशन तकनीक का दोष था। पूरी घटना का अनुमान लगाना कठिन नहीं था। स्पष्टतः यह एक व्यक्तिगत रंजिश है। वांग यी मूलतः ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि लक्ष्य का ड्रैगन राजा से कोई लेना देना नहीं था। कम से कम सतह पर तो वे पूरी तरह से अलग थे। जिस लक्ष्य को उसने अभी अभी देखा था, वह संभवतः एक अमीर आदमी था, लेकिन वह इवॉल्वर नहीं था। संभवतः उसने गुप्त रूप से राक्षसी मानवों के संगठन से संपर्क किया था और उनमें से प्रत्येक ने वह सब ले लिया था जिसकी उसे आवश्यकता थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह अनाबेल्ला को मारना चाहता था या कुछ शर्मनाक काम करना चाहता था, इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं थी। उनका मानना था कि अनाबेल्ला की बुद्धिमत्ता के कारण वह स्वयं ही इस समस्या से निपट सकती है।
अगर वह इसे अच्छी तरह से नहीं संभाल सकती थी, तो यह उसका भी कोई काम नहीं था। ड्रैगन किंग, वांग ये ने शीर्षक दोहराया। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह संभवतः बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी बेस्टी से मिलवाऊं? एक छोटी सी चोट भी वांग यी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी। वांग ये ने उपचार औषधि HF3 पी ली, जो उसे हुआंग जिरुई से मिली थी। एक पल में उसके शरीर में एक गर्म धारा बह निकली। उसकी कोशिकाएं पुनर्जीवित हो गईं, उसके घाव जल्दी भर गए और उसकी मांसपेशियों में फिर से जान आ गई। उसका पूरा शरीर हिल गया। प्रभाव बहुत अच्छा था। जब मैं उनसे दोबारा मिलूंगा तो उनसे एक और ट्यूब ले लूंगा। वांग ये की हालत सामान्य हो गई। उसका शरीर तो ठीक हो सकता था, लेकिन डार्क लाइट कॉम्बैट सूट ठीक नहीं हो सका। 100,000 युआन मूल्य का एक उपकरण केवल 3 दिनों में ही क्षतिग्रस्त हो गया। गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह वैसे भी रात को बेस शहर लौट आएगा। जब समय आएगा तो वह जीन पार्क की प्रयोगशाला में जाकर अपना निजी उपकरण ले आएगा और सीधे उसमें कपड़े बदल सकेगा। उसके हाथ में लाल सूर्य कृपाण भी था। यहां तक कि राक्षसी मानव की तलवार भी उसकी तलवार से बेहतर थी। यह सचमुच एक सस्ता हथियार था। वह इसे भी बदलने जा रहा था। दोपहर में वांग यी की कार्यक्षमता काफी अच्छी थी। उन्होंने थोड़े ही समय में 20 संभावित अंक अर्जित कर लिए। वांग ये आगे जाकर रुक गया और शिविर में वापस आ गया। आखिरकार घर जाते समय घावों से लदा होना अच्छा नहीं था। वांग ये और डॉक्टर शू ने एक दूसरे के घावों का इलाज किया। नहाने के बाद वांग ये बस से वापस बेस शहर पहुंच गया। फोरम ने इस मामले का उल्लेख नहीं किया, इसलिए इसे चुपचाप निपटाया जाना चाहिए था। वांग ये ने अपना फोन चालू किया और इवॉल्वर फोरम की पूर्वी बेस सिटी शाखा ब्राउज की। यद्यपि फोरम में कई बेकार संदेश थे, फिर भी 2 विषय ऐसे थे जो यदि प्रकाशित होते तो निश्चित रूप से लोकप्रिय होते। एक विषय था ब्रह्मांडीय राक्षसों का और दूसरा विषय था राक्षसी मनुष्यों का। इवॉल्वर्स के 2 प्राणघातक दुश्मन। वास्तव में अधिकांश इवॉल्वर्स के लिए राक्षसी मानव ब्रह्मांडीय राक्षसों से भी अधिक डरावने थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षसी मनुष्य रक्त के लिए लालायित थे, विशेष रूप से इवॉल्वर्स का रक्त, जो उनके लिए एक महान टॉनिक था। तारानकन, पूर्वी आधार शहर, वेगो रोड, ड्रीम हाउसिंग एरिया। 20 मंजिली ऊंची इमारतों की कतारें खड़ी थीं, सादी सफेद दीवारें और हरी खिड़कियां। घास के अलावा वहां मूल रूप से कोई हरियाली नहीं थी। छोटे आवासीय क्षेत्र में 10,000 से अधिक लोग रहते थे तथा जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक था। यह सरकार का सेटलमेंट हाउस था, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर से आए शरणार्थियों को रखने के लिए किया जाता था। समुदाय में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए न्यूनतम सब्सिडी भी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी पहली बार यहां आए थे, लेकिन उन्हें यह जगह अपरिचित नहीं लगी। सर्वनाश के बाद इस निकाय के मूल मालिक के परिवार ने सरकार के आह्वान का जवाब दिया और पूर्वी बेस शहर में चले गए। उनके वहां से चले जाने के कुछ समय बाद ही उनके मूल शहर पर राक्षसों ने हमला कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। काम के कारण इस शव के मूल मालिक के पिता उनके साथ नहीं गए। अंत में वे लापता हो गए और आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। 5 साल हो गए थे। हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वे उम्मीद की आखिरी किरण को भी नष्ट नहीं करना चाहते थे। पर्यावरण सामान्य है और स्थान दूरस्थ है, लेकिन कम से कम रहने के लिए जगह तो है। वांग ये ने लिफ्ट नहीं ली। वहां बहुत अधिक लोग थे और लिफ्ट हर मंजिल पर रुक जाती थी। अपनी गति के कारण वह पलक झपकते ही 10वीं मंजिल तक पहुंच सकता था। सीढ़ियों की खिड़की से बाहर देखने पर पता चला कि शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निर्माण स्थलों पर लगातार निर्माण कार्य चल रहा था। अपने पिछले जीवन की तरह ही देश गर्म और मजबूत था। इसने किसी को भी नहीं छोड़ा और यह निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के लिए एक आशीर्वाद था। इसका हिस्सा बनकर वांग यी को अपने दिल की गहराइयों से गर्व महसूस हुआ। देश की प्रकृति समान स्वभाव वाले लोगों का पोषण करेगी। डिंग। वांग ये ने दरवाजे की घंटी दबाई। बिल्ली की आंख पर एक छोटी सी आंख दिखाई दी। दरवाजा खोलो, मैं हूं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी चेतना पहले से ही दरवाजे के पीछे पतली आकृति को महसूस कर सकती थी। खनक। दरवाजे का ताला खुल गया। तभी एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुला और उसकी बहन वांग शिनचैन की शुद्ध और निर्दोष मुस्कान सामने आई। भाई, तुम वापस आ गए। हाँ, माँ कहाँ है? वांग ये ने अपनी चप्पल पहनी और चारों ओर देखा। यह 50 वर्ग मीटर का एक अस्थायी मकान था जिसमें 2 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष था। उसकी माँ और बहन एक कमरे में रहते थे, जबकि इस शव के मूल मालिक और उसका भाई दूसरे कमरे में रहते थे। घर छोटा और आरामदायक था, लेकिन वहां ढेर सारा कबाड़ जमा था।
वह अभी तक काम से छुट्टी नहीं ली है। वांग शिनचेन ने अपनी बड़ी आंखों से वांग ये को देखा और अचानक कहा, भाई तुम बदल गए हो। परिवार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उसकी सबसे छोटी बहन थी। आखिरकार उसकी और इस शरीर के मूल मालिक की आदतें अलग अलग थीं, और उनके बोलने का तरीका भी अलग था। सौभाग्य से इवोल्यूशन कैंप में प्रशिक्षण आधे साल तक चला, जो कई यादों को मिटाने के लिए पर्याप्त था। नहीं, मैं नहीं बता सकती। वांग शिनचेन ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और सीधे वांग ये की ओर देखा। तो फिर इसके बारे में मत सोचो। चलो माँ को लेने चलते हैं। वांग ये ने वांग शिनचेन की गर्दन पकड़ ली और कुशलता से उसे हटा दिया। जब लड़कियों से निपटने की बात आती थी तो वह एक पेशेवर थे, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। डॉट 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 धन्यवाद भाई, मेरी ऑनलाइन कक्षाएं अब और नहीं रुकेंगी। वांग शिनचेन ने अपने हाथों में नवीनतम लैपटॉप को गले लगाया और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। मैंने बड़े भाई से कई बार विनती की, लेकिन उन्होंने इसे मेरे लिए खरीदने से इनकार कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग ये मुस्कुराया, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? छोटी लड़कियों से निपटना सबसे आसान था। आमतौर पर उनके लिए चीजें खरीदना ही काफी होता था। नहीं नहीं, वांग शिनचेन ने अपना सिर हिलाया। माँ ने कहा कि पैसा कमाना मुश्किल है, हम पैसे को बेतहाशा खर्च नहीं कर सकते। वांग ये ने जवाब दिया, तो फिर आपने लैपटॉप क्यों खरीदा? यह अलग है। वांग शिनचेन ने बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। इसे खुद में निवेश करना कहते हैं। केवल कड़ी मेहनत करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मैं अपनी पढ़ाई पर पैसे बचाता हूँ, तो मुझे अपनी बाकी जिंदगी के लिए पैसे बचाने होंगे। वांग ये ने उसे अंगूठा दिखाया। एक अव्वल छात्र के अव्वल होने की एक वजह थी। वे अक्सर अपने लक्ष्य पहले ही तय कर लेते थे। उन्हें क्या करना है, इस बारे में स्पष्ट विचार होते थे और वे उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा करते थे। माँ गलत थीं। पुरुष महिलाओं के खर्च के लिए पैसा कमाते हैं, वांग ये ने सहजता से कहा। भाई, आपकी आवाज किसी टीवी धारावाहिक की छोटी लड़की जैसी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो लैपटॉप बाद में लौटा देंगे। तारांकन तारांकन ड्रीम कैफेटेरिया ड्रीम हाउसिंग एरिया में समुदाय के लिए प्रतिदिन 2 बार भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार था। खाने के समय यहाँ विशेषकर भीड़ रहती थी। बर्तन जल्दी से धो लो। इसे इतनी सफाई से धोने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसे पानी से धो लो और पोंछकर सुखा लो। जल्दी करो, बर्तन कम पड़ गए हैं। चेन टिंग्यू ने अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। तीसरे बच्चे को जन्म देने के बाद उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। खास तौर पर पिछले कुछ सालों में वह अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वह न तो ठीक से खा पाती थी और न ही सो पाती थी। परिवार का बोझ इतना भारी था कि वह सांस भी नहीं ले पाती थी। बर्तन धोने वाली टीम के प्रमुख को अपने हाथों को कमर पर रखकर घमंड से भरे हुए देखकर चेन तिंग्यू केवल असुविधा को सहन कर सकती थी और जल्दी से बर्तन धो सकती थी। आजकल नौकरी पाना आसान नहीं था। अगर वह नौकरी करने से मना कर देती तो बहुत से लोग उसे करने को तैयार हो जाते। चेन टिंग्यू ने अपनी कठोर और दर्दनाक कमर को झुकाया। अचानक उसका हाथ पकड़ लिया गया। पीछे मुड़ते ही उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर खुशी झलकने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों हो? चेन तिंग्यू ने वांग ये को देखा, जो विकास शिविर से सुरक्षित लौट आई थी, और उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इतनी मेहनत मत करो? वांग ये ने अपनी मां चेन तिंग्यू को उठने में मदद की, जबकि उसकी बहन वांग शिनचेन ने बड़ी चतुराई से फोम से ढके रबर के दस्ताने उतारने शुरू कर दिए। ये ठीक है, मैं इस महीने के अंत तक ये काम करूंगी, चेन तिंग्यू ने अपनी बेटी का हाथ छुड़ाते हुए कहा। चेन तिंग्यू, तुम क्या कर रहे हो? बर्तन धोने वाली टीम के मुखिया ने देखा और दुखी होकर चिल्लाया, आलसी मत बनो। जल्दी करो और नहा धो लो। क्या तुम अभी भी काम करना चाहते हो? मेरी माँ अब यहाँ काम नहीं कर रही है। वांग शिनचेन ने सफलतापूर्वक अपनी माँ के आखिरी रबर के दस्ताने को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उसने बर्तन धोने वाली टीम के प्रमुख की नकल की और अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रख लिया। नहीं, मैं, चेन तिंग्यू ने जल्दी से कहा। चलो चले, माँ। वांग ये ने अपनी माँ को पकड़ लिया और मुस्कुराया। इसके बारे में ध्यान से सोचो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो बाहर इस काम को पाने के लिए लोगों की कतार लग जाएगी। बर्तन धोने वाली टीम के मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा। जो कोई भी यह करना चाहता है, वह कर सकता है। वांग शिनचेन ने नाक भान सिकुड़ी, कौन परवाह करेगा? क्या तुम उसे देख रहे हो? यह मेरा भाई है। वह इवोल्यूशन कैंप के बैच 101 से स्नातक हुआ है। क्या आप विकास शिविर से स्नातक हैं? रसोईघर में मौजूद हर व्यक्ति उन तीनों को अलग अलग भावों से देख रहा था। मेरा भाई अब इवॉल्वर है। वांग शिनचेन ने भीड़ के हैरान चेहरों पर अपनी नजर घुमाई और फिर बर्तन धोने वाली टीम के मुखिया की बदसूरत मुस्कान को देखा।
उसने नाक भान सिकुड़ी और गर्वित छोटे मोर की तरह अपना सिर ऊंचा करके चली गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी लोग ईर्ष्या से देख रहे थे। वह एक इवॉल्वर था। बेस शहर में उनके पास बहुत शक्ति और स्थिति थी जो आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? बर्तन धोने वाली टीम की मुखिया ने अपने हाथ कमर पर रखे और दूसरों पर अपना गुस्सा निकाला। उसका एक अच्छा बेटा है जो बेहतरीन है और अपनी जिंदगी का मजा लेने चला गया है। क्या तुम्हारा भी ऐसा बेटा है ना? अगर नहीं है तो मेहनत करो, जल्दी करो। अपने मोटे होठों से कुछ बुदबुदाते हुए बर्तन धोने वाली टीम की मुखिया ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर चेन तिंग्यू ईर्ष्या और दुख महसूस कर रही थी। काश उसका भी ऐसा ही बेटा होता। चेन चैन, तुम बहुत आवेगशील हो। चेन तिंग्यू कैंटीन से बाहर आया और गंभीरता से बोला, ये अभी अभी इवॉल्वर बना है और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। माँ, आपको क्या लगता है ये क्या है? वांग शिनचेन ने लैपटॉप को खुशी से अपने हाथों में लहराया। नया कंप्यूटर। इसकी कीमत कितनी है? ऐसा नहीं है कि घर का कंप्यूटर खराब हो गया है। आप परिवार के खर्चों के प्रभारी नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं पता कि दैनिक जरूरतें कितनी महंगी हैं। घर का माहौल, चेन टिंग्यू ने पीड़ा भरे भाव के साथ कहा, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसने मन ही मन आह भरी। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह अपने बच्चों को तकलीफ नहीं होने दे सकती थी। इन सभी वर्षों में वह 3 बच्चों की मां बनकर विधवा हो गई थी। हालांकि वह किफायती तरीके से रहती थी, फिर भी उसके पास अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का बहुत सारा पैसा बकाया था। यद्यपि आह यांग पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन उसका वेतन अधिक नहीं था और परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। अचानक एट नोबलबन एट डिंग, उसके फोन पर एक संदेश आया। आपके डिजिटल मुद्रा खाते को 1,00,000 युआन प्राप्त हुए हैं। चेन टिंग्यू चौंक गई। उसका फोन पकड़ने वाला हाथ कांप रहा था। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह एक घोटाला है, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे वांग ये को मुस्कुराते हुए और अपना फोन हिलाते हुए देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया। चलो सबसे पहले हम दूसरे चाचा और माँ का कर्ज चुकाते हैं। वांग ये कोई बच्चा नहीं था। वह अपने परिवार की स्थिति को अच्छी तरह जानता था। आने से पहले उसने फोन करके सब कुछ पुष्टि कर ली थी। ये पिछले 5 वर्षों के दैनिक खर्चों से अर्जित ऋण थे। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। जब तक कोई जुआ और नशीले पदार्थों में लिप्त नहीं था, तब तक सब ठीक था। वाह भाई, आप तो बहुत अमीर हैं। वांग शिनचैन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी मां के फोन पर नजर डाली। हाँ, मैं भविष्य में आपके सभी खर्चे उठाऊंगा। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाऊं? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? तुम हो। चेन टिंग्यू की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपने बच्चों को झगड़ते और खेलते देखा। 5 साल पहले उसका पति अचानक गायब हो गया और उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। लेकिन अब उसके बेटे ने उसे फिर से उठने में मदद की थी। अंततः चीजें ठीक हो गईं। माँ, आप क्यों रो रही हो? क्या तुम जानते हो कि वाक्यों को कैसे लिखा जाता है? मम्मी की आंखों में तो बस रेत है। मैं रो नहीं रही हूँ। मैं बस खुश हूँ। मैं तुम लोगों को बड़ा होते देखकर खुश हूँ। चेन टिंग्यू ने रोते हुए हंसते हुए अपने आंसू पोंछे। घर जाओ, चलो घर चलते हैं। माँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। हाँ, मैं ब्रेस्ड पोर्क रिब्स खाना चाहता हूँ। बस अपना ही हाथ काट लो। क्या आपने वन पीस देखा है, जो अभी भी जारी है? मुझे डॉक्टर शू के बिना रात में अकेले रहने की आदत नहीं है। रात के खाने के बाद वांग ये अपने कमरे में लौट आया। वह वास्तव में अपने नए परिवार के साथ काफी अच्छी तरह से घुल मिल गया। हालांकि उनके लिए जिम्मेदारी रिश्तेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कम से कम इस समय तो उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उनके डिजिटल मुद्रा खाते में अभी भी 270,000 युआन थे और आज के शेयर के साथ उनके पास 300,000 युआन और थे। इवॉल्वर्स के लिए सबसे बड़ा खर्च 2 पहलुओं से आया। एक था उपकरण और दूसरा था औषधियां। पूर्व खिलाड़ी को रूकी ट्रायल से प्राप्त इनाम से निपटाया जा सकता था। जहां तक बाद वाले का सवाल है तो वह थोड़ा खर्च कर सकता है। आखिरकार ऐसा अक्सर नहीं होता था कि वह हुआंग उपनाम वाले एक मोटे भेड़ से मिले। शायद, क्या वह पागल है? जब वांग ये ने इवोल्यूशन कैंप की घोषणा में हुआंग जिरुई का नाम देखा, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने हुआंग जिरुई को एक संदेश भेजा। क्या आप बेस डिफेंस डिवीजन में नहीं जा रहे हैं? ये चुनौतीपूर्ण नहीं है, इसलिए नहीं, हुआंग जिरुई ने तुरंत जवाब दिया। आप जिस चुनौती की बात कर रहे हैं, वह मैं तो नहीं हो सकती, है ना? वांग ये ने सोचा।
यू शुइकिन के लिए वांग ये बता सकता था कि दोनों के बीच का रिश्ता उथला नहीं था। एट नोबलबन एट। हाँ, हुआंग जिरुई ने सीधे उत्तर दिया। हम दोनों बचाव दल के सदस्य हैं, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, वांग ये ने विनम्रता से कहा। तुम्हारे आसपास रहना खतरनाक है, हुआंग जिरुई ने बिल्कुल स्पष्ट कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो बहुत ज्यादा है भाई। डिंग। हुआंग जिरुई आपको समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, पश्चिम 101 बचाव दल। वांग ये हैरान था। हुआंग जिरुई ने कहा, बचाव दल में हर बार केवल 4 नए सदस्यों की भर्ती की जाएगी, और चारों सदस्य स्वचालित रूप से मिशन को अंजाम देने के लिए एक टीम बना लेंगे। हमें पहले से ही एक दूसरे से परिचित होना चाहिए और वेस्ट कैंप को गौरवान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा मिशन? वांग ये ने समूह में शामिल होते हुए पूछा। समूह में पहले से ही किन वाटर लिली नाम की एक लड़की थी, इसलिए वांग ये ने उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ा। हुआंग जिरुई ने कहा, मुझे अभी तक यकीन नहीं है, लेकिन आज शिविर संख्या 3 के उत्तर में राक्षसी मनुष्यों के निशान थे। न केवल वह ये जानता था, बल्कि उसने आज उनमें से 2 को मार डाला। मुझे इसके बारे में बताओ, वांग ये ने कहा। दूसरी तरफ यू शुइकिन ने उसका मित्र अनुरोध स्वीकार कर लिया था और वांग ये ने उसे एक स्माइली चेहरा भेजा था। 2 लेवल 2 ब्लड डेमंस। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि उन्हें हमारे कैंप के एक इवॉल्वर ने मार दिया था। दोनों को गर्दन पर वार करके मारा गया था। इवॉल्वर जरूर बहुत बढ़िया होगा, हुआंग जिरुई ने कहा। ओह, तो वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। मैं वास्तव में उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, वांग ये ने आईने में देखा। उसके चेहरे को भाप से पके हुए बंस के साथ खाना पड़ा, अन्यथा वह बहुत नमकीन हो जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी तरफ यू शुइकिन ने भी एक स्माइली चेहरा भेजा। वांग ये ने तब हुआंग जिरुई को नजरअंदाज कर दिया और यू शुइकिन के साथ बातचीत शुरू कर दी। क्या आपने सुना है कि एक सुंदर और असाधारण इवॉल्वर है जिसने 2 राक्षसी मनुष्यों को मार डाला है? हाँ, वे अब राक्षसी मनुष्यों की पहचान की जांच कर रहे हैं। वह वास्तविक जीवन में सामाजिक मेलजोल से डरती थी, लेकिन इंटरनेट पर बिल्कुल भी शर्मीली नहीं थी। हुआंग जिरुई ने एक और लंबा संदेश भेजा, एक और खबर है जो मैं आपको बताना भूल गया। वे शेंगटियन, जो ईस्ट कैंप की स्नातक परीक्षा और रूकी ट्रायल दोनों में प्रथम आया था, ईस्ट कैंप की बचाव टीम में शामिल हो गया है। तब तक ईस्ट कैंप हमारा मजबूत प्रतियोगी होगा। हुआंग जिरुई, क्या आप खेती करने गए थे? सुबह सुबह सूरज की रोशनी खिड़की के शीशे पर पड़ रही थी, जिससे प्रकाश परावर्तित हो रहा था। वांग ये ने साधना की एक रात समाप्त की। स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 14%। घर खाली था, वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वांग यांग कल वापस नहीं आया। उसने सारी रात ओवरटाइम काम किया। पुरुषों के लिए अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत करना सामान्य बात थी। ये तब तक ठीक था जब तक कि वे अचानक मर न जाएं। नाश्ते के बाद वांग ये शहर के केंद्र में स्थित जीन पार्क की ओर चल पड़े। जीन पार्क एक व्यापक इवॉल्वर संगठन था जिसमें अनुसंधान संस्थान, प्रयोगशाला, संग्रह विभाग, डेटाबेस और फ्यूचर सेंटर शामिल थे। इसे आधुनिक तकनीक का क्रिस्टलीकरण कहा जा सकता है। बीप। पहचान सत्यापित। चूंकि उनका अपॉइंटमेंट था, इसलिए एक स्टाफ सदस्य जल्दी से वांग ये को अंदर ले आया। यह देश के सबसे उन्नत शोध संस्थानों में से एक है। सभी विकासात्मक दवाएं यहीं बनाई और सुधारी जाती हैं। ये डेटाबेस बिल्डिंग है। इसमें लगभग सभी इवॉल्वर्स और राक्षसों का डेटा संग्रहित है। अनुसंधान और विश्लेषण। स्टाफ सदस्य ने वांग ये को उस स्थान से परिचित कराया। उच्च अधिकारियों ने पहले ही उसे इस असाधारण नौसिखिए के साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दे दिया था। क्या होगा यदि वह जीन पार्क के वातावरण और परिवेश से आकर्षित हो जाए और अपना मन बदल ले? वांग ये ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से उत्तर दिया। पार्क बहुत शांत था और अजीबोगरीब लोगों के लिए बहुत उपयुक्त था, या यू शुइकिन जैसे सामाजिक मेलजोल से डरने वाले लोगों के लिए। सबसे व्यस्त विभाग संग्रह विभाग था। समय समय पर बख्तरबंद गाड़ियां आती रहीं और कर्मचारी तथा संग्रहकर्ता अत्यधिक व्यस्त रहे। वांग ये ने तुरंत लू योन को देखा और मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। 1.9 मीटर लंबा ये लड़का जहां भी जाता था, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। संग्रह विभाग बुरा नहीं था और उसके अनुकूल था। हालांकि यह इवॉल्वर्स के लिए सबसे बुनियादी काम था, यह सुरक्षित था और इसमें स्थिर आय थी। राक्षसों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई ये, लू योंग ने उत्साह से अपने हाथ हिलाए। वह वास्तव में वांग ये के प्रति आभारी थे। यदि वांग ये ने उसकी मदद नहीं की होती, तो भले ही वह किसी तरह मुकदमे से बच निकलने में कामयाब हो जाता, वह केवल क्लर्क या डेटा वर्कर के रूप में ही काम कर पाता। देखा, ये भाई ये है। वांग ये
हम भाई हैं। लू योंग ने अपने आसपास के अन्य नए भर्ती हुए इवॉल्वर्स के सामने शेखी बघारी। वह हमारे वेस्ट कैंप के रूकी ट्रायल में पहला है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने ब्लेड से उसने बोन बरीइंग माउंटेन पर सैकड़ों राक्षस स्तर के राक्षसों का वध किया। अंत में उसने बोन बरीइंग माउंटेन के बॉस को बाहर कर दिया। क्या आपने कभी जागृति प्रकार का राक्षस देखा है? और वह भी स्तर 2 वाला। भाई ये ने इसे एक वार से तुरंत मार डाला। विभिन्न शिविरों के शुरुआती स्तर के इवॉल्वर्स की आंखें चमक उठी जब उन्होंने ये सुना, और वे बेहद ईर्ष्यालु हो गए। भीड़ में कलेक्टर की वर्दी पहने एक लड़की ने वांग यी की पीठ की ओर देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। वह इतनी अदूरदर्शी क्यों थी? उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बात क्यों मानी? उसने क्यों नहीं संजोया? वह गलत थी। उसे सचमुच पता था कि वह गलत थी। झाओ शियाओयू की आंखों से आंसू बह निकले। वह वास्तव में अतीत में वापस जाना चाहती थी, उस समय में जब वांग ये ने उसे अपनी हथेली में पकड़ रखा था। वह उससे कहेगी कि वह उससे सचमुच प्यार करती है। तारांकन प्रयोगशाला अनुसंधान संस्थान के समान थी, इसलिए ये जीन पाक का एक महत्वपूर्ण विभाग भी था। राक्षस सामग्री पर सभी प्रकार के प्रयोग यही किए जाते थे। इवॉल्वर्स के सभी उपकरण और हथियार प्रयोगशाला में बनाए जाते थे। संग्रह विभाग द्वारा विघटित 99% दैत्य सामग्रियों को प्रयोगशाला में परिवर्तित कर उपयोग में लाया गया। इतने सारे हथियार और उपकरण हैं। वांग ये आश्चर्यचकित था। चारों ओर देखने पर पता चला कि वहां उपकरणों की एक चमकदार श्रृंखला थी। यदि हथियारों को इवॉल्वर बाजार में रखा जाए तो भगवान ही जाने की कीमत क्या होगी। ये तो सिर्फ नमूने हैं, कर्मचारी ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। ओह नमूने, हो वांग ये को अचानक समझ में आया, क्या मुझे एक मुफ्त मिल सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वे दोनों जल्दी से प्रयोगशाला में दाखिल हुए। प्राचीन समय से भिन्न वर्तमान उपकरण मूलतः असेंबली लाइन पर विशुद्धतः यांत्रिक रूप से निर्मित होते थे। ये बात विशेषकर हथियारों के मामले में सच थी। ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि विवरण मून वेब में क्रिस्टल मॉडल के समान ही थे। नमस्ते वांग ये, मैं चेंग लोंग हूँ, आपके व्यक्तिगत उपकरण बनाने के लिए जिम्मेदार उन्नत विनिर्माण इंजीनियर। उस आदमी का चेहरा पतला था लेकिन उसकी बाहें मोटी थीं। उसका फैला हुआ हाथ मोटे कॉलस से ढका हुआ था। नमस्ते वांग ये ने आगे बढ़कर दूसरे पक्ष से हाथ मिलाया। सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए पहले शरीर का स्कैन करते हैं। चेंग लोंग ने वांग यी को मशीन के पास लाया और जल्दी से स्कैन पूरा कर दिया। बुनियादी डेटा को देखते हुए चेंग लोंग ने सिर हिलाया। एक स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा। बुरा नहीं है। आपकी प्रशंसा थोड़ी औपचारिक है, वांग ये मुस्कुराया। चेंग लोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए कम से कम लेवल 2 का जेनेटिक योद्धा होना जरूरी है। ये सच है, वांग ये ने सिर हिलाया। हुआंग जिरुई, वांग जून और अन्य भी स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा थे। चेंग लोंग ने कहा, यहां तक कि स्तर 3 के आनुवंशिक योद्धा भी हैं। इतनी जल्दी? वांग ये आश्चर्यचकित था। चेंग लोंग ने सिर हिलाया। सबसे अच्छी शारीरिक प्रतिभा वाले छात्र पहले से ही विकास के बाद स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा होंगे। सबसे उन्नत के 32 शरीर उत्तेजक और विकास फल के साथ, उन्नत विकास तकनीकों की खेती के साथ, उनके लिए थोड़े समय में स्तर 3 तक पहुंचना सामान्य है। यह एक बड़ा जानकार व्यक्ति था। उसकी नजर में सब कुछ सामान्य था। वांग ये ने मन ही मन सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें नहीं पता था कि के 32 शरीर उत्तेजक क्या है, लेकिन क्या विकास फल का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है? ओह ठीक है। विकास फल में शुद्ध और कोमल ऊर्जा होती है, इसलिए ये शरीर पर बोझ नहीं डालता। ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत उपयोगी नहीं है। चेंग लोंग ने वांग यी की ओर देखा और उसे पता था कि वह क्या सोच रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी तेजी से सुधार करता है, यह एक शुरुआती से मध्यवर्ती इवॉल्वर तक लगातार आगे बढ़ने की तुलना नहीं कर सकता है। विकास की सामान्य 50% सफलता दर अभी भी कम है। एबिलिटी उपयोगकर्ताओं के लिए यह अभी भी सबसे अच्छा है। ठीक है, चेंग लोंग ने टैबलेट खोला और उसे सौंप दिया। अपने लड़ाकू सूट का प्रकार और शैली चुने। वांग ये ने टैबलेट ले लिया। लड़ाकू सूट वैसे ही थे जैसे उसने इवॉल्वर बाजार में देखे थे, बस उसमें 2 और प्रकार जोड़े गए थे। एक अल्ट्रा थिन मॉडल था और दूसरा सुपर हैवी मॉडल था। चेंग लोंग ने बताया, इन दोनों की मांग कम है, इसलिए इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो रहा है। क्या आपको यकीन है कि अल्ट्रा पतले मॉडल की मांग कम है? वांग ये ने अपने दिल में जवाब दिया और जल्दी से एक हल्का लड़ाकू सूट उठा लिया। लड़ाकू सूट जितना भारी होगा, रक्षा उतनी ही बेहतर होगी, लेकिन लचीलापन उतना ही कम होगा। लड़ाकू सूट के प्रकारों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद थी। कोई बात नहीं, इसे बनाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। क्या आप इसे लेने आएंगे या हम इसे इवॉल्वर अपार्टमेंट में पहुंचा दें?
चेंग लोंग ने अंतिम प्रक्रिया पूरी की। कृपया इसे अपार्टमेंट में भेज दें। वांग यी को ये पता नहीं था कि बचाव दल कब इकट्ठा होगा। 3 दिन बाद, हो सकता है कि वह बेस शहर में न हो। जरूर, चेंग लांग ने सिर हिलाया। हथियारों को कस्टम मेड होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी हथियार मून वेब में मॉडल के अनुसार बनाए जाते हैं। वांग ये, आप रेड सन सेबर का उपयोग कर रहे हैं, है ना? चेंग लोंग ने वांग ये की म्यान पर नजर डाली। हाँ, चेंग लोंग ने धीरे से कहा, यह एक साधारण मॉडल है। मैं आपको सीरीज 2 रेड सन सेबर दूंगा। वांग ये की आंखें चमक उठी। इवॉल्वर बाजार में श्रृंखला आई रेड सन सेबर 100,000 युआन में बेची गई, जबकि श्रृंखला 2 1 मिलियन युआन में बेची गई। अकेले ये कृपाण ही नौसिखिए परीक्षण में दूसरे स्थान के लिए पुरस्कार के बराबर था। भाई चेंग, क्या आपने वन पीस देखी है, जो अभी भी चल रही है? वांग ये ने एक पल सोचा और कहा। चेंग लोंग ने अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि वांग ये ने अचानक ये क्यों पूछा। वहां जोरो नाम का एक 3 ब्लेड वाला तलवारबाज है। वह 3 ब्लेडों से लड़ता है। वांग ये ने उसकी ओर देखा। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? चेंग लोंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। सच बताऊं तो मैं भी। ... वांग ये 2 म्यान लेकर जीन पार्क से बाहर आया। प्रयोगशाला बहुत बड़ी थी, फिर भी वह बहुत कंजूस थी। अंत में उसे केवल एक और ब्लेड मिला। हाँ, 600,000 युआन श्रृंखला 3 मून सेबर। यह मून वेब पर साधना तकनीक क्षेत्र में मूल कृपाण तकनीकों के 9 रूपों को समझने के लिए कृपाण मॉडल था। दोहरी ब्लेड शैली। वांग ये ने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि वह इसे आजमा सकता है। प्रयोगशाला में, उन्होंने भाई चेंग को दिखाया था कि वे 2 कृपाण कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने एक ही समय में लाल सूर्य कृपाण और बुनियादी कृपाण तकनीकों के 9 रूपों का इस्तेमाल किया। अन्यथा, दूसरा पक्ष इतना मूर्ख नहीं होगा कि उसे एक और तलवार दे दे। इसके लिए बहुत मजबूत चेतना की आवश्यकता है। वांग ये ने दोहरे ब्लेड वाली शैली का मर्म समझ लिया। उसे न केवल अपना ध्यान बांटना था, बल्कि उसे अपने दोनों हाथों पर कृपाण तकनीकों का समन्वय भी करना था। उसे अत्यंत मजबूत चेतना नियंत्रण की आवश्यकता थी। यह ऐसा काम नहीं था जो कम समय में किया जा सकता था जब तक कि वह क्षमता उपयोगकर्ता न बन जाए। क्षमता उपयोगकर्ता। आधार रक्षा प्रभाग, बाह्य गश्ती प्रभाग। उप विभाग प्रमुख के कार्यालय में यू हांचाओ ने फोन उठाया। नमस्ते, आपने इसकी स्पष्ट जांच की है ना? ठीक है, बस इतना ही। गनर को तैयार होने को कहो और मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार करो। कॉल समाप्त होने के बाद यू हांचाओ ने अपनी उंगलियां मेज पर टैप की। उनकी आंखें ठंडी थीं। बेशक, वह वांग यी को सांस लेने का मौका भी नहीं देगा। एक बार जब दूसरा पक्ष बचाव दल में शामिल हो गया, तो उसे मारना बहुत परेशानी भरा होगा। वह ये काम बेस शहर में करेगा। मैं अपने छोटे भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए तुम्हारा सिर इस्तेमाल करूंगा। यू हांचाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पीस लिए। तारांकन, ड्रीम हाउसिंग एरिया। यह एक और दिन था जो जीवन शक्ति से भरपूर था। वांग ये ने खिंचाव महसूस किया और व्यायाम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा, 20%। इसमें 6% की वृद्धि हुई थी। कल जीन पार्क से लौटने के बाद, वह घर पर ही खेती कर रहे थे। वह बाहर नहीं गए। इसके बजाय, उन्होंने घर पर अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया। वृद्ध लोगों के लिए, संगति अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने धीरे धीरे परिवार की गर्मजोशी को अपना लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि, वांग यी कभी नहीं भूलेगा कि उसे क्या करना था। अब उसके पास जो कुछ भी था वह उसकी ताकत से समर्थित था। यदि उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया, तो सर्वनाशकारी संकट और ब्रह्मांडीय राक्षसों की तो बात ही छोड़िए, जो कहर बरपा रहे थे, अकेले यू हांचाओ उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। बड़े भाई ने कल फिर से ओवरटाइम काम किया। वह भी उतना ही मेहनती है जितना मैं तब था, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। अतीत में जब वे अपने प्रोजेक्टों को पूरा करने की जल्दी में रहते थे, तो उनका जीवन केवल सोने और काम तक ही सीमित रहता था। यहां तक कि खाने के लिए भी वह अपनी मेज पर ही रोटी खाता था और बाहर से मंगाता था। उसके पास घर जाने का समय कैसे होता? एक पुरुष के रूप में, उसका करियर अधिक महत्वपूर्ण था। ... वांग ये शिविर संख्या 3 की ओर बढ़ गया। आधार शहर से चारों शिविरों तक 24 घंटे परिवहन की सुविधा थी, मुख्यतः आधार रक्षा प्रभाग के लिए। यह दिन साधना के लिए उपयुक्त नहीं था। राक्षस स्तर के राक्षसों का शिकार करना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। वह न केवल संभावित अंक हासिल कर सकता था, बल्कि अच्छी खासी आय भी अर्जित कर सकता था। यद्यपि वांग ये के पास पर्याप्त धन था, फिर भी कोई भी व्यक्ति उसके पास अधिक धन होने की शिकायत नहीं करता था। अन्यथा, इतने सारे कर चोर कैसे हो सकते हैं?
मुझे जल्द से जल्द 10 मिलियन कमाने और अपना खुद का घर खरीदने की कोशिश करनी है। अब जब उसके पास क्षमता थी, तो वांग ये स्वाभाविक रूप से एक बेहतर जीवन जीना चाहता था। उन्होंने पहले 10% का एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया। अस्थायी आवास का वातावरण औसत था और यह आधार शहर के किनारे पर था। एक बार राक्षसों ने शहर पर हमला कर दिया तो उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं अब मध्यम श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षसों का लगातार शिकार कर सकता हूं। प्रत्येक राक्षस के लिए औसत लाभ लगभग 2200 युआन है। वांग ये नानहुपाक के बाहरी किनारे पर पहुंचा और तेजी से आगे बढ़ा। लगता है आज की फसल बहुत अच्छी होगी। वांग ये की संवेदनशील चेतना ने तुरंत ही अपने सामने एक मध्यम श्रेणी के राक्षस को खोज लिया। 5 मीटर ऊंचा राक्षस स्तर का भूरा भालू राक्षस। वह एक इवॉल्वर की लाश को कुतर रहा था। उसका मुंह जो भूरे बालों से ढका हुआ था, खून से सना हुआ था। उसे देखकर भूरे भालू राक्षस की आंखें चमक उठी और उसने दहाड़ते हुए अपना शरीर सीधा कर लिया। झनकार। वांग यी ने अपनी श्रृंखला 2 रेड सन सेबर बनाई। स्पर्श करने पर यह बहुत आरामदायक लगा। ये सामग्री शिविर के उपकरण गोदाम में मौजूद सामान्य कृपाणों से भिन्न थी। ये और भी भारी था, लेकिन अधिक तेज और अधिक शक्तिशाली था। ची। ब्लेड चमक उठा और वांग ये की कलाई थोड़ी हिल गई। उगते सूर्य ने राक्षस स्तर के भूरे भालू राक्षस की कठोर और मोटी त्वचा को तोड़ दिया। बढ़िया कृपाण। ये लोहे को भी मिट्टी की तरह काट सकता है। यदि यह पहले होता तो भले ही उसका वार शैतान स्तर के भूरे भालू राक्षस की सुरक्षा को भेद सकता था, लेकिन इसका प्रभाव सीमित होता। इसके अलावा तीव्र प्रभाव के कारण उसके लिए आक्रमण जारी रखना असंभव हो जाएगा। लेकिन अब चीजें अलग थीं। अभ्यास स्तर का असंख्य प्रकाश प्रकट हुआ तथा प्रकाश छायाएं चमक उठी। रेड सन सेबर तकनीक को बहुत ही सहजता से अंजाम दिया गया। इससे पहले कि शैतानी स्तर का भूरा भालू राक्षस करीब भी आ पाता, वह पहले ही कई टुकड़ों में कट चुका था और खून के तालाब में गिर चुका था। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। स्तर 2 भालू राक्षस मारा गया। संभावित अंक 26.36 28.36। ये बहुत आसान था। एक नया अनुभव। उसके शरीर पर फटा हुआ डार्क लाइट कॉम्बैट सूट अचानक कम महत्वपूर्ण हो गया। जब मेरे हाथ कस्टम निर्मित लड़ाकू सूट लग जाएगा तो मैं नानहुपाक में प्रवेश कर सकूंगा और उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षसों को मार सकूंगा। वांग ये ने सीरीज 2 रेड सन सेबर को अपने हाथों में लिया और महंगे उपकरण पाकर खुशी महसूस की। उसकी युद्ध शक्ति 200% बढ़ गई थी। अजीब बात है, नानहुपाक के पास एक शैतानी स्तर का भूरा भालू राक्षस कहां से आया? एक चिड़ियाघर से। उनकी कार्यकुशलता बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक दिन में 30 से ज्यादा संभावित अंक हासिल किए थे, जबकि उनका शुद्ध लाभ लगभग 50,000 युआन था। शाम को वह शिविर में वापस आए और डॉक्टर शू के साथ चिकित्सा की सीमाओं और जीवन के चमत्कार पर चर्चा की। फिर वह नहाया और घर चला गया। वांग ये खून से लथपथ होकर वापस नहीं जाना चाहता था। वह अपनी मां को डराना नहीं चाहता था। जहां तक उसकी छोटी बहन वांग शिनचैन का सवाल है, तो वह बेचारी लड़की तो ये भी नहीं जानती थी कि डर शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। खाने की मेज पर। भाई, क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं। भाई, क्या तुमने पहले कभी राक्षस का मांस खाया है? ये बहुत सूखा है। भाई, क्या तुम आग का गोला उगलना जानते हो? मैं गालियां बक सकता हूँ। वांग यी मिडिल स्कूल में जो पढ़ाया जाता था, उसके बारे में बहुत उत्सुक था। वांग शिनचैन के दिमाग में हमेशा कई अजीब विचार आते रहते थे। माँ, क्या बड़ा भाई आज वापस नहीं आएगा? वांग शिनचैन ने रसोई में चिल्लाकर कहा। शायद। उसकी चिंता मत करो, पहले तुम लोग खा लो। चेन तिंग्यू की आवाज रसोई से आई। ठीक है। वांग शिनचैन ने खुशी से अपनी चॉपस्टिक उठाए और रुक गई। वह उलझन में मेज की ओर देखने लगी। उसकी पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क रिब्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। भाई। कभी कभी छोटी लड़की को धमकाना बहुत संतोषजनक था। रात के खाने के बाद वांग ये अपने कमरे में लौट आया। वांग ये ने यू शुइकिन के साथ अपनी बातचीत समाप्त की और साधना शुरू कर दी। 2 दिनों की चैटिंग के बाद यू शुइकिन के साथ उसके रिश्ते में काफी सुधार आ गया था। वह पहले से ही कुछ छोटे मोटे चुटकुले सुना सकता था। भविष्य में टीम के सदस्य के रूप में वे बहुत निकटता से संवाद कर सकेंगे। हुआंग जिरुई उस पर नजर रखना चाहता था। वह नहीं कर सका। इसके बाद वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और अपने संभावित बिंदुओं पर गौर किया। 60.1 जीवन विकास तकनीक के बाद उनकी चेतना जो स्तर पर आ गई। यह उनकी पहली साधना तकनीक थी जो पूर्णता के स्तर तक पहुंच गई थी। क्या आप जीवन विकास तकनीक को उन्नत करने के लिए 50 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये बहुत उत्सुक था।
ये अपग्रेड वास्तव में क्या था जिसके लिए संभावित अंकों से 10 गुना अधिक की आवश्यकता थी? इसमें और सीमा तोड़ने में क्या अंतर था? वूश। वांग ये ने उसी क्षण एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया जब उसने अपनी चेतना से उन्नयन की पुष्टि की। ब्रह्मांड में डूबे हुए वह धूल के कण की तरह था। जैसे जैसे उसका जीवन विकसित हुआ, वह बढ़ता गया और आत्मसात होता गया। उनका जीवन विकसित होने लगा और सितारों की धूल बदलने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये धीरे धीरे एक छोटे तारे में परिवर्तित हो गया जो चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करता था। वूश। वह प्रबुद्ध था। एक क्षण में उसके शरीर में ऊर्जा की एक विशाल मात्रा प्रवाहित हुई, जो बपतिस्मा की तरह उसके शरीर में किण्वन और रूपांतरण करने लगी। बेसिक स्टार इवोल्यूशन तकनीक शुरुआती। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग ये के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। जैसे ही उफनती हुई ऊर्जा अवशोषित हुई, न केवल उसकी कोशिकाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि उसके मस्तिष्क के अंदर की अराजकता भी दूर हो गई। चमकीले प्रकाश के धब्बे प्रकट हुए, जो तारों की तरह बढ़ रहे थे और एक तारे के केंद्र में संघनित हो रहे थे। धमाका। उसका मस्तिष्क विस्तृत हो गया। अराजकता की गहराई में तारे के केंद्र को लेकर एक छोटा, स्पष्ट, खुला क्षेत्र निर्मित हुआ। उसकी चेतना अत्यंत स्पष्ट थी। इस समय वांग ये अपने मस्तिष्क की गहराई में ऊर्जा की तरंगों सहित खुद को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। जागृत क्षमता उपयोगकर्ता स्तर एक क्षमता उपयोगकर्ता। ये यही था, यह अंततः यही था। वांग ये बहुत खुश हुआ। मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो केवल जीवन के विकास के दौरान ही खोला जा सका। जिस क्षण जीवन विकास तकनीक को तारा विकास तकनीक में उन्नत किया गया, सीमा खुल गई और सीमा पार हो गई। वह क्षमता उपयोगकर्ता की दहलीज तक पहुंच गया था। एक विचार के साथ इंटरफेस खुल गया। 6 वांग ये जीवन स्तर शुरुआती ग्रह उप स्तर जीवन साधना प्रणाली स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 26% स्तर 1 क्षमता उपयोगकर्ता 1% एट नोवल बनेट एट साधना तकनीक बेसिक स्टार इवोल्यूशन तकनीक शुरुआती बेसिक रेड सन इवोल्यूशन तकनीक पूर्णता युद्ध तकनीक बुनियादी लाल सूर्य कृपाण तकनीक पूर्णता बुनियादी कृपाण तकनीकों के 9 रूप सीमा तोड़ने का कौशल व्यापक कृपाण तकनीक निश्चित रूप से मैं उपयोगी बनने के लिए पैदा हुआ हूं। इसमें 3 परिवर्तन हुए। पहला शुरुआती स्तर की बेसिक स्टार इवोल्यूशन तकनीक थी। इसने सकारात्मक श्रृंखला प्रभाव लाया, जिससे उसके स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा को 20% से 26% तक मजबूत किया गया, जबकि उसकी क्षमता उपयोगकर्ता स्तर को केवल जागृत होने से स्तर 1 के 1% तक सुधार दिया गया। पहले शुरुआती स्तर की रेड सन इवोल्यूशन तकनीक के साथ शारीरिक फिटनेस में वृद्धि लगभग 20 थी। शुरुआती स्तर की स्टार इवोल्यूशन तकनीक के साथ वृद्धि लगभग 30 है। दोनों तकनीकों ने उनके शरीर को अलग अलग तरीकों से मजबूत किया। स्टार इवोल्यूशन तकनीक लाइफ इवोल्यूशन तकनीक के समान थी। यह एक समग्र मजबूती थी, जिसमें उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों शामिल थे। यही कारण था कि उसने सीमा को पार कर लिया था और एक ही बार में एक वास्तविक क्षमता उपयोगकर्ता बन गया था। वांग ये ने स्टार इवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास करने की कोशिश की। जैसी की अपेक्षा थी, यह एक जीवन स्तर था, जीवन कोशिकाओं का रूपांतरण था, ठीक उसी तरह जैसे चेतना के अंतरिक्ष में तारों ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित किया था और खुद को मजबूत बनाया था। दूसरी ओर उन्नत विकास तकनीकें शरीर के जीन को मजबूत करने पर केंद्रित थीं, और यह विशेष रूप से शरीर के एक पहलू को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी। उदाहरण के लिए रेड सन इवोल्यूशन तकनीक सार को बढ़ाने पर अधिक केंद्रित थी, जिसके कारण भारी दुष्प्रभाव उत्पन्न हुए। सौभाग्य से डॉक्टर शू वहां मौजूद थे और उन्होंने दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने में उनकी मदद की। वास्तव में वह एक धर्मी और ईमानदार सज्जन व्यक्ति थे, जैसा कि यू श्वेकिन हमेशा कहा करते थे। उसने उसकी इतनी अधिक प्रशंसा की थी कि उसे स्वयं भी लगभग इस बात पर विश्वास हो गया था। चलो मून वेब में प्रवेश करने का प्रयास करें। यह पहचानना बहुत आसान था कि क्या वह अब वास्तविक क्षमता उपयोगकर्ता था। उसे तब पता चलेगा जब वह मून वेब से जुड़ेगा और क्षमता उपयोगकर्ता के दरवाजे में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। डिंग। एक विचार से ही वह तुरंत जुड़ गया। वांग ये को लग रहा था कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई है। उसके सामने 3 भ्रामक दर्पण दिखाई दिए जो प्रकाश से चमक रहे थे। शुरुआती इवॉल्वर्स केवल बाईं ओर के कल्टीवेशन तकनीक क्षेत्र में ही प्रवेश कर सकते थे। एट नोवल बनेट एट प्रवेश करने के बाद 2 दरवाजे क्रमशः आनुवंशिक योद्धाओं और क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए थे। जब वांग ये ने क्षमता उपयोगकर्ता के दरवाजे को छूने की कोशिश की तो अदृश्य झिल्ली गायब हो गई। वह बिना किसी बाधा के अंदर प्रवेश कर गया। 6 प्रकार की क्षमताओं के लिए 6 खिड़कियां थीं, अर्थात सुदृढ़ीकरण, रिलीज, नियंत्रण, मौलिक परिवर्तन और विशेष प्रकार के धूसर रंग के दरवाजे को छोड़कर अन्य सभी में प्रकाश का स्तर अलग अलग था और उनमें प्रवेश किया जा सकता था।
यह एक कठिन विकल्प है। एक नज़र में वांग ये देख सकता था कि पांचों खिड़कियां एक ही स्तर की चमक वाली 5 मोमबत्तियों की तरह थी। इसका मतलब ये था कि प्रत्येक प्रकार के लिए उनकी प्रतिभा समान थी। बहुत कठिन, वांग ये ने आह भरी। ये सभी 6 भौतिक पहलुओं के लिए औसत होने से अलग था। किसी योग्यता उपयोगकर्ता के लिए ये सर्वोत्तम है कि उसके पास एक प्रकार की योग्यता में असाधारण प्रतिभा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक क्षमता उपयोगकर्ता केवल एक प्रकार की क्षमता ही विकसित करने का चयन कर सकता था। उदाहरण के लिए यू श्विकिन ने रिलीज प्रकार की क्षमता चुनी थी। उन्नत विकास तकनीक की साधना करते समय उसने जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अवशोषित की थी, उसे रिलीज प्रकार की क्षमता में बदल दिया जाएगा। तब उसके पास अभिव्यक्ति विशेषता होगी और वह अन्य प्रकार की क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ होगी। चलो पहले एक नजर डालते हैं। वांग ये ने सुदृढ़ीकरण प्रकार की खिड़की का चयन किया। आनुवंशिक योद्धाओं से भिन्न, जिनके पास 12 उन्नत विकास तकनीकें थीं, सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए केवल 2 विकास तकनीकें थीं, तथा लिंग स्पष्ट रूप से चिन्हित था। विकास तकनीक के अंतर्गत लिंग की परवाह किए बिना केवल 2 क्रिस्टल बॉल थे। क्रिस्टल गेंदों को क्रमशः नियंत्रण मंत्र और सुदृढ़ीकरण मंत्र नाम दिया गया। वांग ये ने केवल उन्हें देखा और मंत्रों को समझने के लिए क्रिस्टल गेंदों पर अपना हाथ नहीं रखा। पहले उसे अपने विकल्पों पर गौर करना था। फिर उन्होंने सुदृढ़ीकरण प्रकार की खिड़की को छोड़ दिया और रिलीज प्रकार की खिड़की में प्रवेश किया, जो यू श्विकिन की क्षमता साधना प्रणाली थी। इस विंडो में सुदृढ़ीकरण प्रकार की विंडो से भिन्न विकास तकनीकें शामिल थीं, तथा उन्हें लिंक के साथ भी चिन्हित किया गया था। विकास तकनीक के अंतर्गत 2 साधना तकनीकें भी थीं, अर्थात नियंत्रण मंत्र और प्रकटीकरण मंत्र। वांग ये गहरी सोच में डूबा हुआ था। रिहाई प्रकार की खिड़की से बाहर निकलने के बाद वह एक के बाद एक शेष 3 खिड़कियों में प्रवेश कर गया। हर योग्यता प्रकार की विकास तकनीक अलग थी। जब तक कोई उनमें से किसी एक को विकसित करता था, इसका मतलब था कि उसने उस योग्यता प्रकार को चुना है। पांचों क्षमता प्रकारों में एक बात समान थी, और वह थी नियंत्रण मंत्र। ये क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित करने का आधार था। 5 क्षमता प्रकारों के बीच अंतर अलग अलग मंत्र थे। स्पष्टीकरण में सुदृढ़ीकरण मंत्र, प्रकटीकरण मंत्र, हेरफेर मंत्र, गठबंधन मंत्र और परिवर्तन मंत्र। वांग ये ने क्रिस्टल गेंदों पर अपना हाथ रखा और उन्हें एक एक करके समझना शुरू किया। एक चक्र के बाद उन्हें विभिन्न क्षमता मंत्रों के कार्यों की मोटी मोटी समझ हो गई। वे अपनी अपनी क्षमता प्रकारों से निकटता से संबंधित थे। केवल क्षमता प्रकार की विकास तकनीक की खेती करके ही कोई मंत्र अपनी शक्ति को उन्मुक्त कर सकता था। मुझे किसे चुनना चाहिए? वांग ये ने गहराई से सोचा। वास्तविक युद्ध शक्ति के संदर्भ में तात्विक और परिवर्तन प्रकार वर्तमान में सबसे मजबूत थे। दुनिया के पहले और तीसरे क्षमता उपयोगकर्ताओं दोनों के पास तात्विक प्रकार की क्षमता थी। ये बात खास तौर पर हुआक्सिया में इस क्षमता के नंबर 1 उपयोगकर्ता के लिए सच थी, सफेद बालों वाली जू लिंग जो 2D एनिमेशन से बाहर लगती थी। वह हुआक्सिया में सबसे लोकप्रिय इवॉल्वर भी थी। जैसा कि सभी जानते हैं, हुआक्सिया के अधिकांश लोगों को सफेद बालों से विशेष लगाव था, विशेषकर उन लोगों को जिनके बाल सफेद थे और जो बहादुर और सुंदर थे। हालांकि उनकी प्रतिभा बहुत मजबूत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस प्रकार की योग्यता चुनी, जब तक उसके पास पर्याप्त संभावित अंक हैं, वह उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, भले ही वह ऐसा करने में सक्षम न हो। रिलीज और कंट्रोल प्रकार क्षमता का उपयोग करने के तरीकों पर अधिक केंद्रित है। सुदृढ़ीकरण प्रकार को बहुत अधिक विचार की आवश्यकता नहीं लगती है। क्या इसे क्षमता उपयोगकर्ता माना जा सकता है? इसे कौन चुनेगा? वांग ये ने अपने दिल में जवाब दिया। शक्तिवर्धक मंत्र बहुत सरल था। इसका उद्देश्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपने हथियार या शरीर में अपनी क्षमता का संचार करना था। एड्स बाय पब फ्यूचर फोरम में सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को हथियार बफ मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता था। उनका सबसे बड़ा उपयोग शक्तिशाली लोगों के हथियारों को शक्ति प्रदान करना था, हथियारों को क्षमताएं प्रदान करना और इस प्रकार हथियार की शक्ति को मजबूत करना था। निष्पक्षता से कहें तो यह उनके लिए बहुत उपयुक्त था। यदि मैं मुख्य रूप से एक आनुवंशिक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता हूं और फिर समर्थन के रूप में एक सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता का उपयोग करता हूं, तो मेरी लड़ाकू शक्ति बहुत भयानक होगी। वांग यी को प्रलोभन हुआ। शक्ति प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता अपनी क्षमताओं को केवल अपने हथियारों में ही डाल सकते हैं, अन्य शक्तिशाली लोगों के शरीर में नहीं। लेकिन वह ऐसा कर सकता था। एकमात्र दोष यह था कि सुदृढ़ीकरण प्रकार का भविष्य अंधकार में था। नहीं, वांग ये अचानक कांप उठा। अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं को एक क्षमता प्रकार का विकास करना पड़ता था क्योंकि उनके पास अन्य प्रकार के क्षमता उपयोगकर्ताओं की उन्नत विकास तकनीक नहीं थी। लेकिन उसने ऐसा किया।
क्या तारा विकास तकनीक इतनी उन्नत विकास तकनीक नहीं थी? स्टार इवोल्यूशन तकनीक द्वारा शरीर के प्रवर्धन को देखते हुए ये रेड सन इवोल्यूशन तकनीक से कमतर नहीं है, बल्कि शायद उससे बेहतर भी हो सकती है। क्षमता उपयोगकर्ताओं की उन्नत विकास तकनीकों की तुलना में ये भी किसी से कमतर नहीं थी। स्टार इवोल्यूशन तकनीक को आधार बनाकर वह विशेष प्रकार को छोड़कर सभी प्रकार की क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सकता था। इसके अलावा प्रत्येक प्रकार के लिए उनकी प्रतिभा समान थी। वह बिना किसी कमजोरी के एक अच्छे स्वभाव वाला बैरल होगा। सचमुच उनका जन्म उपयोगी बनने के लिए ही हुआ था। प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया है। वांग यी का दिल जोरों से धड़क रहा था और वह बहुत खुश था। तारांकन। बहुत सवेरे। रिंग रिंग रिंग। अलार्म बज उठा। वांग यी की आंखें लाल थी जब वह बिस्तर से उठे और पुनः मून वेब से जुड़े। वह पराजित होने के बाद और अधिक दृढ़ हो गया। आनुवंशिक योद्धा के रूप में उनका पिछला प्रशिक्षण नदी में बहते पानी की तरह सहज था। लेकिन अब एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में अपनी साधना के दौरान उसे लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। सौभाग्य से उसके पास मून वेब की क्रिस्टल बॉल्स थी जो उसकी साधना में सहायता करती थी। 20 घंटे बिताने के बाद वांग ये ने आखिरकार एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में अपने पहले मंत्र में महारत हासिल कर ली। शुरुआती रैंक नियंत्रण मंत्र। शुरुआती। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और तभी वांग ये ने राहत की सांस ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। नियंत्रण मंत्र क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बुनियादी मंत्र था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्रकार की क्षमता का मंत्र विकसित किया है, आप नियंत्रण मंत्र के बिना नहीं कर सकते। उसके मस्तिष्क की गहराई में उसकी मानसिकता में मौजूद क्षमता अदृश्य और रंगहीन थी। वह इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह इसका अन्य तरीकों से उपयोग नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज का अभाव था, मंत्र। अपना पेट भरने के बाद वांग ये कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। अगला सुदृढ़ीकरण मंत्र। मध्य रात्रि 2:44। वांग यी के कमरे में हंसी गूंज उठी। सफलता। वांग यी की आंखें लाल थी और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली थी। शुरुआती श्रेणी का सुदृढ़ीकरण मंत्र। शुरुआती। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। नियंत्रण मंत्र किसी क्षमता उपयोगकर्ता के प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा था। ऐसा निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि वह प्रतिभाशाली नहीं था। नियंत्रण मंत्र को आधार बनाकर सुदृढ़ीकरण मंत्र की साधना बहुत तेजी से हुई। इसके अलावा चुन की सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता 5 क्षमता मंत्रों में से सबसे सरल थी, इसलिए सुदृढ़ीकरण मंत्र में महारत हासिल करना अपेक्षाकृत आसान था। वांग ये ने गहरी सांस ली और सीरीज 3 मून सेबर को पकड़ लिया। एक क्षण में शक्तिशाली ऊर्जा का एक विस्फोट उसकी हथेली के माध्यम से श्रृंखला 3 मून सेबर में प्रवेश कर गया। मूलतः सादा और अलंकृत ब्लेड अचानक चमक उठा, जिससे उसकी तीक्ष्णता और पूर्ण आक्रमण शक्ति प्रकट हो गई। क्या ये कृपाण है? यह एक दिव्य कलाकृति है जो प्रत्येक वार के साथ भारी क्षति पहुंचाती है। शीर्ष ग्रेड सामग्री। सुदृढ़ीकरण मंत्र की वृद्धि के साथ मिलकर श्रृंखला 3 मून सेबर अब बेहद शक्तिशाली था। वांग ये ने अनुमान लगाया कि वह इसके साथ एक उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षस की रक्षा को आसानी से भेद सकता है। जारी रखना। अगला, शरीर को मजबूत बनाना। वांग यी आगे बोलना चाहता था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके मन में क्षमता का भंडार खाली हो चुका था। मेरे नियंत्रण मंत्र का स्तर बहुत कम है और मैं अपनी क्षमता के उपयोग को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। वांग ये ने तुरंत ही यू श्विकिन की भावनाओं के साथ सहानुभूति व्यक्त की। उसके पास ताकत तो थी, लेकिन उसकी क्षमता पर्याप्त नहीं थी। अपना इंटरफेस खोलते ही वांग ये की चेतना जोड़ चिन्ह पर आ गई। क्या आप बेसिक स्टार इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। चेतना के अंतरिक्ष में उन्होंने परिश्रम पूर्वक तारा विकास तकनीक का अभ्यास उस गति से किया जो प्रकाश की गति से 1000 गुना अधिक थी। समय पलक झपकते ही बीत गया और वह स्टार इवोल्यूशन तकनीक में निपुण हो गया तथा अभ्यास के स्तर पर पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और वांग यी असीम जीवन ऊर्जा में नहा गया। जब उनका व्यापक उन्नयन किया गया तो उनकी कोशिकाओं में परिवर्तन आ गया। वांग यी ने एक झपकी ली, फिर आकाश पूरी तरह से उज्जवल होने से पहले जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे तत्काल संभावित अंक की आवश्यकता थी। स्टार इवोल्यूशन तकनीक, नियंत्रण मंत्र और सुदृढ़ीकरण मंत्र सभी को उन्नत करने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से पहले वाले को। अभ्यास स्तर की स्टार इवोल्यूशन तकनीक की शारीरिक सुधार दक्षता कुशल स्तर की रेड सन इवोल्यूशन तकनीक के करीब थी। साथ ही यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसके स्तर को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण मंत्र और सुदृढ़ीकरण मंत्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे।
नियंत्रण मंत्र सभी क्षमता मंत्रों का आधार था, जबकि सुदृढ़ीकरण मंत्र का स्तर सुदृढ़ीकरण दक्षता और सफलता दर को सीधे प्रभावित करता था। सौभाग्य से ये दोनों साधारण क्षमता वाले मंत्र थे, इसलिए उन्हें स्तर बढ़ाने के लिए बहुत अधिक संभावित बिंदुओं की आवश्यकता नहीं थी, रेड सन सेबर तकनीक के समान। यदि उसे स्वयं ही उन्हें समझना पड़े तो भूल जाओ। नानहु पाक में वांग ये ने श्रृंखला 2 रेड सन ब्लेड को लहराया और राक्षसों को पागलों की तरह मार डाला। एक उच्च कोटि का राक्षस गिद्ध राक्षस हवा में मंडरा रहा था। उसके गहरे भूरे पंख चमक रहे थे और उसकी ठंडी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। अचानक उसने ऊंची आवाज में चीख मारी और नीचे झपटा। उसके विशाल पंख 2 संगीनों की धारों जैसे थे, जो कानों को चीर देने वाली आवाज कर रहे थे। क्रैक क्रैक, वांग यी की मांसपेशियों में अजीब तरह से परिवर्तन हुआ और उनसे एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। एक विस्मयकारी विस्फोटक बल के साथ वह तुरंत आगे बढ़ा। श्रृंखला 2 रेड सन सेबर उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के गिद्ध राक्षस के तीखे पंजों से टकराया और धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। धमाका, गिद्ध के पैर कटे हुए थे और खून चारों ओर फैला हुआ था। उच्च कोटि के राक्षस स्तर के गिद्ध राक्षस ने एक दर्दनाक चीख निकाली और घबराकर भागने की कोशिश की। वांग ये पर इस शक्तिशाली प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। डॉन ब्लेड की शक्ति आग की तरह थी जब वह गिद्ध राक्षस की पीठ पर लगी। दरार, इसने गिद्ध की सुरक्षा को तोड़ दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। उच्च कोटि का राक्षस गिद्ध राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्तर 3 गिद्ध राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 4.4 10.4। एक क्रॉस लेवल हत्या। यह पहली बार था जब उसने वास्तव में एक उच्च श्रेणी के राक्षस को मारा था। हालांकि वांग ये ने पहले भी एक उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के वृक्ष राक्षस को मार डाला था, लेकिन उसने ऐसा ज्यादातर चालों का उपयोग करके किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बार के विपरीत, उसने न केवल एक उच्च श्रेणी के राक्षस को सीधे तौर पर हराया, बल्कि उसने एक ऐसे उड़ने वाले राक्षस को भी हराया जिससे निपटना अधिक कठिन था। ओह, वांग यी की मांसपेशियों और हड्डियों को उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। उसने अभी अभी शक्तिवर्धक मंत्र का प्रयोग किया था। सुदृढ़ीकरण मंत्र आनुवंशिक योद्धाओं के साथ स्वर्ग में बनाया गया एक आदर्श मेल था। इसका प्रभाव बुरा नहीं है। इससे मेरी शारीरिक शक्ति 50% बढ़ गई है। जब शुरुआती स्तर के सुदृढ़ीकरण मंत्र को पूर्णता तक विकसित कर लिया जाता है, तो ये किसी की शारीरिक शक्ति को 100% तक बढ़ा सकता है। वह अब भी अभ्यास के स्तर पर था। 2 घंटे पहले उन्होंने इसे शुरुआती स्तर से अपग्रेड करने के लिए 5 संभावित अंक खर्च किए। सुदृढ़ीकरण प्रभाव में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आया, जो 30% से 60% तक था। ये सब आर.पी. पर निर्भर था। मजबूत होते हथियार अधिक स्थिर थे। ऐसा कहा जाता है कि शरीर को मजबूत बनाने से युद्ध करने की शक्ति और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा, प्रभाव के अनुकूल होने के लिए शरीर को लगातार मजबूत करना पड़ता है। मैं अब लगभग सभी उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षसों को मार सकता हूं, वांग ये आश्वस्त था। अब वह स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा के रूप में 35% पर था। सुदृढ़ीकरण मंत्र का प्रयोग करने के बाद वह स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा की दहलीज को छू सकता था। महंगी श्रृंखला 2 रेड सन सेबर और पूर्णता स्तर की रेड सन सेबर तकनीक के साथ एक उच्च श्रेणी के राक्षस को मारना स्वाभाविक रूप से आसान था। इसके बाद वांग यी ने अपना इंटरफेस खोला और उसकी चेतना जोड़ चिन्ह पर आ गई। क्या आप नियंत्रण मंत्र के स्तर को बढ़ाने के लिए 10 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, चेतना के अंतरिक्ष में उन्होंने नियंत्रण मंत्र का अभ्यास किया तथा उसे अभ्यास स्तर से प्रवीण स्तर तक उठाया। अपनी क्षमता पर उसका नियंत्रण दूसरे स्तर तक बढ़ गया था। जारी रखना। वांग यी की युद्ध संबंधी मंशा अत्यंत प्रबल थी। तारांकन हो गया। ये लगभग एक उत्तम दिन था। सुदृढ़ीकरण मंत्र का उपयोग करने के बाद वांग यी अब उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षसों का शिकार कर सकता था। जब तक वह राक्षसों से घिरा नहीं था या लांशिन झील में प्रवेश करके मौत को आमंत्रित नहीं करता था, तब तक वह मूल रूप से नानहु पाक में अजेय था। उसकी ताकत दोगुनी बढ़ गई थी। यह अत्यंत कुशल था। उन्होंने सुबह से शाम तक शिकार किया और 54 संभावित अंक अर्जित किए, जो सामान्य से लगभग दोगुना था। उसने 4 उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के राक्षसों को मार डाला था और मानक संभावित अंकों का 150% यानी कुल 24 संभावित अंक प्राप्त किए थे। वह शिविर में वापस आया और खून की गंध को दूर करने के लिए स्नान किया। जीन पाक की प्रयोगशाला की कार्यकुशलता भी काफी अच्छी थी। मात्र 2 दिनों में ही कस्टम मेड पर्सनल कॉम्बैट सूट डिलीवर कर दिया गया था। ये बिल्कुल फिट बैठा। शिल्पकला शानदार थी। उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था और उसकी हरकतें फुर्तीली लग रही थी। उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी रक्षा क्षमता बहुत बढ़ गई थी।
भाई चेंग के पेशेवर शब्दों के अनुसार इस विशिष्ट लड़ाकू सूट का रक्षा गुणांक सभी शुरुआती रैंक एवॉल्वर लड़ाकू सूट C3 ग्रेड में सबसे ऊपर था। यह उच्च श्रेणी के राक्षसी स्तर के हमलों का प्रतिरोध कर सकता था और गोलियों को रोक सकता था। कुछ देर तक डॉक्टर शू से मिलने के बाद वह वापस बेस शहर की ओर दौड़ा। एक और दिन कार में वांग ये को एक सूचना मिली। परसों सुबह 8 बजे बचाव दल को रिपोर्ट करें। हुआंग जिरुई ने जो चैट ग्रुप बनाया था उसमें वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम ने एक अंतिम सदस्य सोंग शुई को भी जोड़ा था। वाह भाइयों और बहनों, मैं यहाँ हूँ। मैं हजारों प्रतियोगियों से आगे निकल गया हूँ। यह आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं। यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। वांग ये ने ग्रुप चैट में 99 संदेशों को देखा और वह अचंभित रह गया। इस ग्रुप के चैट इतिहास में 99 संदेश भी नहीं थे। तो वह नवागंतुक एक बकबक करने वाली लड़की थी। उसे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे रूकी ट्रायल में शीर्ष 10 उत्कृष्ट रूकी में से एक नहीं होना चाहिए था। रैंक 25। वांग ये ने तुरंत अपने चैट इतिहास में दूसरे पक्ष की रैंक ढूंढ ली। पश्चिमी कैंप का बचाव दल प्रति सत्र केवल 4 लोगों की भर्ती करेगा। उनकी वजह से हुआंग जिरुई और यू शुइकिन भी बचाव दल में शामिल हो गए, जिससे कोटा बहुत कम हो गया। स्नातक परीक्षा और आवेदनों से 8 लोगों का चयन किया गया और फिर 8 में से 3 का चयन किया गया। अंत में सोंग शुई का चयन किया गया। वह सचमुच असाधारण है। वांग ये ने अभी भी चल रही ग्रुप चैट को देखा और चुपचाप डू नॉट डिस्टर्ब बटन पर क्लिक कर दिया। उन्होंने समूह में चैट नहीं की क्योंकि दक्षता अधिक नहीं थी। हाय जियाओकिन प्यारा अभिनय .jpg। वांग ये ने एक छोटी सी खिड़की खोली और यू शुइकिन के साथ एक निजी बातचीत शुरू की। रात को कमरे में वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और उसकी चेतना जोर पर आ गई। क्या आप स्टार इवोल्यूशन तकनीक के स्तर को बढ़ाने के लिए 20 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वांग ये एक बार फिर एक सितारे में तब्दील हो गया, अंतहीन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और जीवन के विकास में सच्चाई को समझ लिया। एट नोबल एट समय बीतता गया और तारा विकास तकनीक के बारे में उनकी समझ गहरी होती गई। वूश। वास्तव में उसके शरीर की कोशिकाएं रूपांतरित होने लगी। उसके मन में व्याप्त आदिम अराजकता और भी अधिक दूर हो गई तथा निराकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसकी क्षमता में बदल गई। स्टार इवोल्यूशन तकनीक कुशल स्तर 6 वांग ये जीवन स्तर शुरुआती ग्रह उपस्तर जीवन साधना प्रणाली स्तर 2 आनुवंशिक योद्धा 50% स्तर 1 क्षमता उपयोगकर्ता 49%। साधना तकनीक बेसिक स्टार इवोल्यूशन तकनीक कुशल बेसिक रेड सन इवोल्यूशन तकनीक पूर्णता। युद्ध तकनीक मूल लाल सूर्य कृपाण तकनीक पूर्णता मूल कृपाण तकनीकों के 9 रूप सीमा तोड़ने वाला मंत्र व्यापक कृपाण तकनीक। क्षमता मंत्र शुरुआती रैंक नियंत्रण मंत्र कुशल शुरुआती रैंक सुदृढ़ीकरण मंत्र कुशल। संभावित अंक 4.5 एक ही दिन में 3 कुशल। उन्होंने शुरुआती स्तर के नियंत्रण मंत्र और शुरुआती स्तर के सुदृढ़ीकरण मंत्र दोनों को जंगल में कुशल स्तर तक उन्नत किया था और उनमें महारत हासिल की थी। अब वह मूलतः नियंत्रण मंत्र के साथ अपनी क्षमता के उपभोग को नियंत्रित कर सकता था और यह पहले की तरह शीघ्रता से समाप्त नहीं होगी। उसके सुदृढ़ीकरण मंत्र की सफलता दर अब लगभग 95% थी, लेकिन सुदृढ़ीकरण प्रभाव स्थिर नहीं था और उच्चतम अभी भी 100% नहीं था। हालांकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रवीणता स्तर से निपुणता स्तर तक उसे केवल 20 संभावित अंकों की आवश्यकता थी। सबसे पहले उन्हें स्टार इवोल्यूशन तकनीक को उन्नत करना था। क्षमता मंत्र को उन्नत करने से उसकी लड़ाकू शक्ति में वृद्धि होगी, लेकिन स्टार इवोल्यूशन तकनीक को उन्नत करने से उसकी चौतरफा मजबूती होगी। यह विशेष रूप से क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए था। आनुवंशिक योद्धाओं के विपरीत, जिन्हें जीवन के स्तरों को पार करने के लिए विकास पदार्थों की मदद पर निर्भर रहना पड़ता था, क्षमता उपयोगकर्ताओं को ऐसा नहीं करना पड़ता था। वे बस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करते थे और अपने मस्तिष्क का विस्तार करते थे। जैसे जैसे उनका जीवन स्तर बढ़ता जाएगा, क्षमता उपयोगकर्ता स्वाभाविक रूप से अपने जीन को परिपूर्ण करने में सक्षम हो जाएंगे। सफलता दर 100% थी। सुबह वांग यी ने पूरी रात की साधना समाप्त कर ली। अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए वह आमतौर पर 2 से 3 घंटे सोते थे। हालांकि रेड सन इवोल्यूशन तकनीक के साइड इफेक्ट थे, लेकिन इसके प्रभाव वाकई बेहतरीन थे। यह उन लोगों के लिए वरदान था जो कड़ी मेहनत करना पसंद करते थे। क्या उसे सचमुच 1 सप्ताह तक ओवरटाइम काम करना होगा? वांग ये ने खाली बिस्तर की ओर देखा। उसे लौटे हुए 5 दिन हो गए थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा भाई वांग यांग कभी नहीं दिखा। जो लोग अधिक नहीं जानते वे सोचते होंगे कि दोनों भाइयों के बीच कुछ मतभेद था, लेकिन वास्तव में दोनों भाइयों के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे थे।
तार्किक रूप से कहें तो चाहे दूसरा पक्ष कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह बैठक के लिए वापस आ ही जाता था। इस संस्था के मूल मालिक की याद में उनके बड़े भाई वांग यांग काम के प्रति उतने भावुक नहीं थे। वांग ये ने दरवाजा खोला। आज पूर्वी बेस सिटी में हल्की बारिश होगी। जब तक जरूरी न हो बाहर न निकले। अगर आप बाहर जाते हैं तो बारिश से बचने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े लाना न भूलें। नीचे से लाउडस्पीकर की आवाज आई जो इमारतों में गूंज रही थी। वांग ये ने नमकीन अंडे के साथ सादा दलिया पिया और अपने फोन को देखा। उसके संपर्क में एक मित्र अनुरोध था। प्रोफाइल फोटो में एक लड़की थी जिसने हरे रंग की ऊनी टोपी और हरा स्वेटर पहना हुआ था। वह हरी घास पर खड़ी थी और खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। सोंग शुई। वह इस बात को लेकर झिझक रहा था कि क्या उसे उसका मित्रता अनुरोध स्वीकार करना चाहिए। समूह चैट उसके संदेशों के साथ विस्फोट करने वाला था और किसी कारण से उसे हुआंग जिरुई के साथ सहानुभूति थी। लेकिन शायद उसे इसमें आनंद आया। क्या यह आपकी गर्लफ्रेंड है, भाई? वांग शिनचैन मुंह में खाना लेकर झुकी। नहीं, वांग ये ने ग्रुप चैट में स्क्रॉल किया। वाह भाई, क्या यह अनुचित संबंध है? वांग शिनचैन ने अपनी भौहें उठाई। उन मशहूर हस्तियों की तरह मत बनो और रंगे हाथों पकड़े मत जाओ। कोई बात नहीं, मैं एक इवॉल्वर हूं, वांग ये ने हंसते हुए कहा। इंटरनेट इतना उन्नत हो चुका है कि आजकल मिडिल स्कूल के छात्र भी बहुत कुछ जानते हैं। अरे तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? क्या तुम मूर्ख हो, भाई? क्या तुमने नीचे घोषणा नहीं सुनी? वांग शिनचैन ने मुंह बनाया, जब तक जरूरी न हो बाहर मत जाओ। आज की कक्षाएं ऑनलाइन है। ओह, बारिश हो रही है, वांग ये तुरंत समझ गया। बारिश हो रही थी, लाल बारिश, जो बहुत खतरनाक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे अभी भी याद है कि उसने जिस पहले व्यक्ति को मारा था, वह एक अविवेकी छात्र था, जो लाल बारिश को सोखने के कारण उत्परिवर्तित हो गया था। वैसे क्या बड़े भाई ने वापस फोन किया? वांग ये ने सहजता से पूछा। नहीं, वांग शिनचैन के चेहरे पर मासूमियत भरी नजर थी। एक बार भी नहीं। वांग ये ने अपनी मां चेन तिंग्यू की ओर देखा, जिनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वह एक क्षण के लिए झिझकी और फिर अपना सिर हिला दिया। वांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसने जल्दी से फोन किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। उन्होंने वीडियो कॉलिंग की कोशिश की। एट नोवलबन एट। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है। कुछ हुआ था। वांग ये ने तुरंत अपना निर्णय सुनाया। उनकी याद में उनके बड़े भाई वांग यांग ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो परिवार को पहले से बताए बिना कोई काम करते थे। चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह कम से कम फोन तो करता ही था। दूसरा भाई, बड़ा भाई, वह। वांग शिनचैन होशियार था और तुरंत समझ गया। वह ठीक है। हो सकता है कि वह अधिक काम करने के कारण सो गया हो, वांग ये ने अपनी मां चेन टिंग्यू से कहा और फिर खड़ा हो गया। मेरा पेट भर गया है। मुझे बाद में शिविर में जाना है। आज बारिश हो रही है इसलिए बाहर मत जाओ, माँ। ठीक है, सावधान रहो और सुरक्षात्मक रेन गियर पहनो। भीगना मत, चेन तिंग्यू ने चिंता से कहा। माँ, भाई पहले से ही इवॉल्वर है। लाल बारिश का उस पर कोई असर नहीं होगा, वांग शिनचैन ने कहा। ये भी अच्छा नहीं है। तुम्हें आसानी से सर्दी लग जाएगी, चेन तिंग्यू ने कहा। जब वे बात कर रहे थे तो वांग ये अपने कमरे से बाहर आया। हमेशा की तरह उन्होंने लड़ाकू पोशाक पहन रखी थी और उनकी कमर पर 2 कृपानें थीं। वाह भाई, तुम्हारा कॉम्बैट सूट बहुत बढ़िया है। वांग शिनचैन चमकती आंखों के साथ दौड़ी। क्या यह नया है? इसकी कीमत कितनी है? 1 मिलियन, वांग ये ने अपनी बहन के कान में फुसफुसाया। मां का ख्याल रखना। मुझे पता है, वांग शिनचैन ने वांग ये का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा, भाई। ठीक है। तारांकन, आधार रक्षा प्रभाग, बाह्य गश्ती प्रभाग। एड्स बाय पब फ्यूचर। उप विभाग प्रमुख के कार्यालय में यू हानचाओ ने अपना फोन मेज पर रखा और उसे स्पीकर पर डाल दिया। वह यहाँ है ना? मूल योजना का पालन करें। याद रखें, काम पूरा होने के बाद उसे जला दें। ये काम बिना किसी दोष के किया जाना चाहिए। कॉल समाप्त हो गई। यू हंगहान की आंखें मशालों की तरह जल रही थी और वह अपनी उंगलियां लयबद्ध तरीके से मेज पर थपथपा रहा था। उसका हाव भाव सामान्य था। हर किसी में कमजोरियां थीं और कोई भी अपवाद नहीं था। एक शुरुआती इवॉल्वर को मारना उसके लिए कभी भी बड़ी समस्या नहीं थी, जब तक वह काफी निर्दयी था। आधार शहर के केंद्र में। वांग ये जिनिंग बिल्डिंग से बाहर चला गया। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने अनुमान लगाया था। उसका सबसे बड़ा भाई वांग यांग 4 दिन पहले लापता हो गया था। ये पूर्वनियोजित है, वांग ये ने आह भरते हुए कहा।
इतनी कम उम्र में ही यू हानचाओ ने बाहरी गश्ती विभाग के उप विभाग प्रमुख का पद संभाल लिया था। जैसी कि उम्मीद थी, उससे निपटना आसान नहीं था। वह बहुत शांत था और धैर्यपूर्वक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि इस मामले में उसका कोई हाथ हो। सावधान रहना है न। वांग ये को पहले ही पता चल गया था कि क्या हो रहा है। ये स्पष्ट था कि यू हानचाओ का लक्ष्य वह था, और उसका बड़ा भाई वांग यांग भी इसमें शामिल था। यदि उसका अनुमान सही निकला तो थोड़ी देर में उसका फोन बज उठेगा। वांग यान की कंपनी में यू हानचाओ के जासूस अवश्य होंगे। वांग ये ने अपना फोन निकाला और उसे बंद कर दिया। तारांकन, तारांकन, बोलो। यू हान ने स्पीकर चालू किया। बॉस, मैं पास नहीं हो सकता। यू हानचाओ दंग रह गया और अवचेतन रूप से बोला, यह असंभव है। क्या फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा है? फिर से कॉल करो। हमने कई बार फोन किया। अच्छा नहीं हुआ, बॉस। लगता है हमारा फोन ट्रैक हो गया है। इस आदमी ने पुलिस को बुला लिया। फोन का दूसरा छोर थोड़ा घबराया हुआ था। यू हानचाओ काफी समय तक होश में नहीं आ सका। पुलिस को बुलाओ। वांग ये एक इवॉल्वर था, फिर भी उसने पुलिस को बुलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सामान्य विकास प्रक्रिया के अनुसार, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां वांग यांग को अवैध रूप से पैसा उधार लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वांग यी के धन के साथ, उसके लिए अपने भाई को बचाने के लिए 100,000 युआन निकालना मुश्किल नहीं था। बंदूकधारी काफी समय से घात लगाकर बैठे थे और वांग यी के आने का इंतजार कर रहे थे। बंदूकधारियों के अलावा, उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, तहखाने में गैसोलीन और बम भी रख दिए थे। फिर भी, वांग ये ने नियमों के अनुसार नहीं खेला। बॉस, हमें पीछे हटना होगा। हमारी लोकेशन उजागर हो सकती है। फोन के दूसरी तरफ से एक जरूरी आवाज आई, क्या आप अभी भी उस व्यक्ति को चाहते हैं? उसे वहीं छोड़ दो, उसे मत मारो। हाँ बॉस। यू हानचाओ की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, और उसकी 10 उंगलियां तेज गति से मेज पर थपथपा रही थीं। वांग यांग को निश्चित रूप से नहीं मारा जा सकता था। फर्जी अवैध ऋण का मामला तो छोटा था, लेकिन यदि वह व्यक्ति मर गया और मामला दर्ज हो गया तो उसकी मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। वांग ये, क्या तुम अब भी उसे मारना चाहते हो? फोन के दूसरी तरफ से एक अनिश्चित आवाज आई। हाँ, यू हानचाओ ने दांत पीसते हुए कहा। वह जानता था कि बचाव दल कल एकत्रित होगा और फिर मिशन के लिए बेस शहर से निकलेगा। इस अवधि के दौरान उसके लिए दोबारा कोई कदम उठाने का मौका पाना बहुत मुश्किल होगा। उसे आज ही यह करना था। वह भविष्य में कोई परेशानी नहीं छोड़ सकता था। सौभाग्यवश आज लाल रंग की बारिश हो रही थी। यद्यपि इसमें कुछ जोखिम तो होगा, लेकिन यदि उत्परिवर्तित मानव की हत्या की आड़ में ये काम आसानी से हो जाए तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सौभाग्य से, मैंने एक बैकअप योजना छोड़ दी थी। यू हानचाओ ने दूसरा नंबर डायल किया। ... परेशानी के लिए खेद है। वांग ये ने जांच में सहयोग किया और अपना बयान दर्ज किया। बाहर पहले से ही बारिश हो रही थी। सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। लाल बारिश जमीन पर गिरी और फुटपाथ पर फैल गई। उदास आकाश को देखते हुए, वांग ये ने विचार किया और खुद को दूसरे पक्ष के जूते में रखकर देखा। यदि वह यू हानचाओ होता तो क्या करता? अपहरणकर्ता का मोबाइल फोन नंबर और स्थान पता लगा लिया गया है। यदि यू हानचाओ मूर्ख नहीं होता, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसके बड़े भाई वांग यांग को कुछ नहीं होता। अब उसे केवल एक ही काम करना था, और वह था जोखिम उठाना। दूसरे पक्ष को आधार शहर छोड़ने से पहले ही कोई कदम उठाना होगा। तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग ये बहुत शांत था। कार्यस्थल में धोखे की तुलना में, यू हानचाओ अभी भी बहुत अनुभवहीन था। केवल दुष्टता ही पर्याप्त नहीं थी।